आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस प्यार भरी डिस्कशन में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक डेडिकेटेड लेक्चर जो 2025 और 2026 के खास क्वेश्चंस हैं एंटोनिम्स के, और ये टॉप 100 एंटोनिम्स हैं मेरे दोस्तों। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को बच्चे अधिकतर इग्नोर कर देते हैं या जल्दबाजी में अटेम्प्ट करने की वजह से, या कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग कुछ और कुछ से कुछ और उनको याद आता है, गलत कर बैठते हैं। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को 100% इस लेवल पे करेक्ट करेंगे कि आप कभी भी इन क्वेश्चंस को तो गलत नहीं कर पाएंगे। कहने के लिए सिर्फ 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप इस बात को समझेंगे कि सर 100 क्वेश्चंस के अगर 4 ऑप्शंस हमारे सामने दिए हैं, तो इसका मतलब तो एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि हम एक साथ 400 क्वेश्चंस को आज आपके साथ मिलकर तैयार करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं थोड़ा आराम से ही बताता हूँ अपनी क्लास के अंदर। आप मेरे लाइव बैच में पढ़ रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि मैं बहुत धीरे धीरे चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चलता हूँ, ठीक है भैया। तो अगर स्पीड कम लगे तो आप इसकी स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ और भी टॉप 100 मैंने आप लोगों को जो सेशंस दिए हैं, चाहे वो टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, चाहे वो टॉप 100 सिनोनिम्स हो, चाहे आपके लिए कोई भी वीडियो, आप उसको जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने एक एक क्वेश्चन सामने आएगा, पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन लॉजिकल तरीके से आपको देता चलूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, शुरू करते हैं प्यार भरी बात एंटोनिम्स के साथ। क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको एंटोनिम बताना है इस लिखे हुए वर्ड प्लेकेट का। अगर प्लेकेट को हम रूट लेवल पर तोड़ने का काम करते हैं तो प्लेक का मतलब होता है किसी को प्लीज करना। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज नहीं तो आप इसी को कह सकते हैं किसी को रिलैक्स करना, किसी को शांत करना। और किसी भी शब्द के अंत में अगर एट को हम सफिक्स करते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार वर्ब बनता है, जिसका मतलब होता है कोई काम करना या फिर किसी भी चीज को बना देना। कोई काम करना या फिर किसी भी चीज को बना देना, तो यानी कि किसी को शांत करने की बात हो गई। तो प्लेकेट अपने आप में एक पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड है। अब हम यहाँ पर समझने का काम करते हैं इसके एंटोनिम। तो दोस्तों एंटोनिम के लिए हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिएगा, है ना। यहाँ लिखा है कॉन्सिलिएट। कॉन्सिलिएट का मतलब होता है आपस में दोस्ती बना लेना, या फिर अगर हम कहें तो दोनों के दोनों पक्षों के बीच आपस में लड़ाई खत्म हो गई है, दोनों एक दूसरे से फिर से अच्छी बातों पर आ गए हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू विन द फैक्शंस। फैक्शंस का मतलब होता है जो एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं। फैक्शंस का मतलब होता है जो एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं, उन दोनों के दिलों को जीत लेना, उनके बीच अच्छी तालमेल बैठा लेना। ये तो एक पॉजिटिव वर्ड हो गया दोस्तों। सर पेसिफाई में पीस वर्ड से पेसिफाई बना है, तो इसका मतलब किसी चीज को शांत कर देना। इसका मतलब अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो आपने कहा टू बी काम, है ना जी, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अपीज का मतलब होता है जब आप किसी को खुश करते हैं, तो आप कहेंगे सर खुश करने वाली बात, तो फिर तो ये पॉजिटिव हो गई, वो भी सिनोनिम कैटेगरी में हो गया। तो हमारे सामने एक ही वर्ड बचा है। तो भैया जब ये तीनों पॉजिटिव हैं, इस पॉजिटिव का एंटोनिम यही नेगेटिव निकलेगा, जिसे हम कहते हैं एग्जैस्परेट। अब इस शब्द को भी हम बहुत अच्छे से तोड़ सकते हैं। ई एक्स का मतलब तो होता है आउट। एस्पर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एस्पर का मतलब होता है जब आप किसी चीज की विश करते हैं, और इसी एस्पर से बना है एस्पिरेंट। आपने वो देखी होगी ना मूवी एस्पिरेंट, है ना। तो वो स्टूडेंट्स की कहानी है जो कुछ अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, ठीक है। तो एस्पायर इसी से बना है, तो इसका मतलब किसी की उम्मीदों को खत्म कर देना, नाराज कर देना, यही इसके लिए एंटोनिम होगा। तो करेक्ट आंसर गोज विद बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन हमारे सामने दिया है एंटोनिम के लिए, और ये वर्ड लिखा है रीडोलेंट। बाबू अगर री की हम बात करते हैं तो री का मतलब रूट लेवल वाले सेशन में आपको बताया है, इसका मतलब होता है अगेन, या फिर हम अगर कहें तो बैक, ठीक है ना जी। अब डी ओ एल की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पेन या सफरिंग, ठीक है ना जी। तो जो हमारी तकलीफ को कम कर दे, इसका मतलब जो हमारी तकलीफ को पूरी तरीके से हटा दे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। क्या होता है? अच्छा हो जाता है। अब अच्छा होने का मतलब इसके अंत में ईएनटी लगाया है तो एडजेक्टिव हो गया, है ना। हैविंग द क्वालिटी, इसका मतलब हो गया हैविंग द क्वालिटी। यानी कि जो अपने आप में हमारी तकलीफ को कम कर दे, वो प्लीजेंट चीज हो सकती है, टेस्ट में हो सकती है, स्मेल में हो सकती है। कुल मिलाकर ये वर्ड अपने आप में पॉजिटिव है। कुल मिलाकर ये वर्ड अपने आप में पॉजिटिव है, ठीक है भाई। अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो फ्रेग्रेंट
एडजेक्टिव है, फ्रेग्रेंस नाउन है जिसका मतलब सुगंध होता है, यानी कि ये भी पॉजिटिव वर्ड हुआ, है ना जी। इधर हम पंजेंट के बारे में बात करते हैं, तो पंजेंट का हमारे मतलब क्या समझ आया भाई? इसका मतलब होता है कोई भी स्ट्रोंग या शार्प स्मेल या टेस्ट। आजकल देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसा डिओड्रेंट लगाते हैं, ऐसा डिओड्रेंट लगाते हैं कि भाई साहब चल यहाँ रहे हैं, खुशबू 1 किलोमीटर दूर तक फैलती है, भयंकर, है कि नहीं? मुझे लगता है आपका एग्जाम बनाने वाला जो है ना, वो बहुत बुढ़ा आदमी है। एग्जाम पता है क्यों बुढ़ा आदमी बना रहा है? क्योंकि वो किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाता है, वो उसके सामने अगर मान लीजिए वो रख दी, क्या नाम बोलते हैं उसको, बिरयानी। अब बिरयानी भाई साहब बड़े खतरनाक मसाले होते हैं उसमें, खतरनाक मसाले को टेस्ट करते करते ओ इट्स वेरी पंजेंट, पंजेंट दिमाग में आते ही वो एकदम से सोचता बेटा अब की बार पेपर में ही दूंगा। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड है, ठीक है ना जी। ये भी पॉजिटिव वर्ड हो गया अपने आप में। इवोकेटिव का मतलब होता है इवोक कर देना, इवोक करने का मतलब होता है जो याद दिलाने वाला है, ठीक है ना। आपको भी कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो किसी की याद दिलाती होगी, है ना। किसी ने आपको कोई शर्ट दी होगी, वॉच दी होगी, हो सकता है मोबाइल, मोबाइल नहीं मोबाइल का कवर ही दिलाया हो, तो आपको किसी की याद तो आती ही होगी, है ना। किसी ने भाई आपको छल्ला दे दिया है, छल्ला, है कि नहीं है जी, सबको याद आती है भाई। तो याद दिलाने वाली चीजें अक्सर पॉजिटिव हो जाती हैं, तो जिसके अंदर ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर का मतलब गंदगी। सर डिओड्रेंट आपने सुना है ना, तो डिओड्रेंट में ऑर्डर का मतलब स्मेल होगा और डीओ का मतलब डाउन, तो ऑर्डरलेस का मतलब जिसमें स्मेल ही नहीं हो, तो यही इसके ऑपोजिट बैठता है जिसके अंदर किसी तरीके की कोई स्मेल ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए बी यहाँ पर सही बैठता है। हियर वी कैन वेरीफाई द आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटोनिम हमें बताना है रिकैल्सिट्रेंट का। री का मतलब वही हो गया अगेन, या फिर अगर हम कहें तो बैक, ठीक है ना। कैल्सी का मतलब हमें समझ में आता है पेबल, कैल्सी का रूट लेवल पर मतलब हमें समझ में आता है स्टोन। पुराने जमाने में जब बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो रोमन जो लोग होते थे वो अपने बच्चों को स्टोन के आधार पर छोटे छोटे उनको पेबल्स दे देते थे, कंचे जैसे, और उसके बेस पर उनके साथ क्या है कैलकुलेशन उनको सिखाते थे। 10 में 2 और अगर मैंने स्टोन रख दिए कितने हो गए, 12 हो गए, 12 में से मैं 4 अगर हटा दूं तो कितने रह गए। तो इस तरीके से बच्चों की कैलकुलेशन तैयार की जाती थी, है ना जी। अब यहाँ एंट की मतलब हमें समझ में आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया जिसके अंदर ये क्वालिटी हो। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर सर पेबल या स्टोन जो है ना, वो स्ट्रोंग होने की तरफ हमें लेकर जाते हैं, यानी कि जो किसी के अगेन या किसी के पीछे बिल्कुल स्ट्रोंग होके खड़ा हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा। आप कहेंगे सर अगर वो ताकत के बल पर अड़ गया, पत्थर बन गया, तो इसका मतलब ऐसे इंसान को हम अड़ियल कह देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि ऐसे इंसान को हम स्टबर्न कह देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टबर्न का मतलब कैसा होगा, जो किसी की बात को ना माने, नोट टू ओबे, बात ही नहीं माननी, ठीक है ना। तो बाबू ऑब्स्टिनेट अपने आप में सिनोनिम हो गया है इसके लिए, है कि नहीं? कायदे से ये नेगेटिव वर्ड है भाई। ऑब्स्टिनेट को भी हम जिद्दी ही कहते हैं, जो किसी नियम को नहीं मानता अनरूली होगा, ये भी अपने आप में सिनोनिम ही बैठ गया भाई, नेगेटिव वर्ड है। जो डिफाई करे, डिफाई का मतलब होता है बेटा, डिफाई एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू डिसओबे, जो किसी की बात ना माने, जो किसी की बात ना माने। तो डिफाइंट एक एडजेक्टिव हो गया, ये भी अपने आप में क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, नेगेटिव है। तो कंप्लाइंट कंप्लाई से बना है, और कंप्लाई का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना या फिर किसी भी चीज को ओबे करना। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर एक ही बचता है, डी फॉर बॉम्बे। हियर वी कैन। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आपको एंटोनिम बताना है क्वारुलस। पहले तो इस ओयूएस को देखकर आप समझ ही गए हैं कि ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है भाई। दूसरी बात हमें ये समझ में आती है क्वेर। क्वेर का मतलब होता है टू सीक, किसी भी चीज को मांगना, टू सीक, डिमांड। जब आप किसी भी चीज को मांगने से भरे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको हर चीज चाहिए, हर चीज चाहिए, हर चीज चाहिए। इसी QER से एक वर्ड बना है क्वेरी, जिसका मतलब क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब जब आप हर चीज को मांगने की कोशिश करते ही रहते हैं, तो ये आपकी एक नेगेटिविटी बन जाती है, क्योंकि एक हर चीज के अंदर आप किसी भी इंसान को शिकायत ही तो करते रहते हैं दोस्त। शिकायत ही इतनी ज्यादा हो जाती है। तो अब इस हिसाब से नेगेटिव वर्ड हमारे सामने है। कंप्लेनिंग तो इसके लिए सिनोनिम हो गया है,
है ना जी। आगे हमारे सामने लिखा हुआ है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब हमें क्या समझ में आता है, यानी कि वो बात, वो आर्गुमेंट जिसकी वजह से क्या होगा, बहस छिड़ जाएगी, ठीक है ना। कंटेंट का मतलब होता है एक तरीके की घृणा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, फुल ऑफ आर्गुमेंट, यानी कि जिसके अंदर आर्गुमेंट हमें देखने को मिले, ये भी अपने आप में नेगेटिव हो गया। पैचुलेंट नया शब्द है। पैचुलेंट का मतलब किसी के पेट पे लात मार दो, चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो यही पैटुलेंट है, ठीक है ना। तो पैटुलेंट का मीनिंग इसी तरीके से हमने अगर बनाया तो बैड टेम्पर्ड, यानी कि जिसका टेम्पर, बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत बुरी होती है। तो ये सब नेगेटिव है। पेशेंट का मतलब ध्यान से समझिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब मेरे भाई ध्यान से समझो, पेशेंट नाउन की तरह लेकर चलेंगे तो इसका मतलब होता है रोगी, डिसीज्ड पर्सन। को एडजेक्टिव की तरह लेकर चले, यहाँ एडजेक्टिव था, एंटोनिम भी एडजेक्टिव ही हमें चाहिएगा। तो इस पेशेंट का मतलब हमें समझ में आता है जो धैर्य रखता है, यानी कि जो इंसान बहुत ज्यादा काम डाउन रहता है, जो प्रॉब्लम का इमीडिएट रेस्पॉन्ड नहीं करता, इसीलिए ऐसे इंसान को हम धैर्यवान कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए, तो एक अच्छा सवाल है मेरे भाई। हियर वी हैव द डिटेल्स। क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको इसका एंटोनिम बताना है। कई बार ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं जिसके ऊपर ना रूट का लॉजिक लगता है और ना ही इसका कोई हमें सीधा सीधा मीनिंग समझ में आता है। तो यहाँ हमारे पास एक मेथोडोलॉजी बनती है, एलिमिनेशन, यानी कि गिवन ऑप्शन से एलिमिनेट करते चले जाओ और जिसकी संख्या ज्यादा है उसको आप हटा दीजिए और जिसकी संख्या कम है वो आपके आंसर तक आपको पहुंचा देगी। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियो का मतलब आप सभी को पता है, हिंदी में हम इसी को कहते हैं भ्रूण, ठीक है ना। भ्रूण किसे कहा जाता है, थोड़ी हिंदी ज्यादा टिपिकल है, माफ कीजिएगा। एम्ब्रियो का मतलब हमें समझ में आता है जब कोई बेबी कंसीव होता है तो उस बॉडी पार्ट को जहां बेबी पैदा होने की पहली स्टेज में आता है उसी को एम्ब्रियो कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये एम्ब्रियोनिक अगर हम कहें तो ये हो गया हमारे सामने स्टार्टिंग फेज, ये हो गया हमारे सामने स्टार्टिंग फेज, किसी भी चीज की शुरुआती पक्ष की बात कही जा रही है, ठीक है ना। नेसेंट में NAS का मतलब हमें समझ में आता है बर्थ, है ना। तो नेसेंट का मतलब भी हमें समझ में यही आ रहा है जो हमने यहां पर कहा है, यानी कि ये दोनों सिनोनिम हो गए, तो ये है तो ये भी आंसर है, यानी कि ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, है ना। अब हमारे सामने आता है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री शब्द तो पेपर में स्पेलिंग्स में भी पूछा जाता है, मेरे साथ स्पेलिंग्स को पहले पकड़ेंगे, रूडी, उसके बाद मैन और उसके बाद टरी, यानी कि जो लोग रूड होते हैं वो हमेशा बेसिक ही होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं होती, उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं होती। रूड होने का मतलब क्या हुआ, जो मैन रूड होते हैं उन्हें अपनी बात सीधी सीधी कह देनी होती है। इसका मतलब ये हमारे सामने क्या हो गया, जो डेवलप नहीं है, उनकी सोच डेवलप नहीं है, वो लोग बिल्कुल बेसिक ही बात जानते हैं कि जो कहना कह दो, समझ रहे हैं। तो यानी कि ये भी शुरुआती फेज, ये भी शुरुआती फेज, ये भी शुरुआती फेज, तो डेवलप्ड ही हमारे सामने बचता है जो इस कैटेगरी से बाहर है, तो एंटोनिम कैटेगरी में यही बचता है। अब मेरे भाई ये सभी इसका मीनिंग बता रहे हैं। इनकोएट का मतलब हो गया अपरिपक्व, यानी कि जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो मेरे भाई डेवलप जो पूरा हो गया है तो यही इसका एंटोनिम बैठता है, हेंस द आंसर इज बी फॉर मुंबई, ठीक है। तो ये बेस्ट क्वेश्चन बनता है और लॉजिक भी। सवाल हमारे सामने है, एंटोनिम हमें बताना है लुगुब्रियस का। अगर मैं इसका रूट, लुगु का अगर मैं रूट लेवल पर मीनिंग समझने का काम करता हूं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है किसी चीज के लिए दुख व्यक्त करना, टू मोर्न, टू लेमेंट, किसी चीज के लिए पश्चाताप व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना, टू ग्रीव, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब होता है आप अपने दिल के जो भी मतलब तकलीफ है उसको आप किसी के सामने बताने का काम करते हैं। और यहाँ OUS लगाने की वजह से एडजेक्टिव हो गया है ना। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से ये पेनफुल हो गया, दर्द भरा हो गया। लुगुब्रियस का मतलब हमें समझ में आता है जो दुख भरा हो गया, पेनफुल हो गया, सैड हो गया, डिसमल हो गया, है ना भाई। नेगेटिव वर्ड है ये अपने आप में। एंटोनिम की तरफ हम जाएंगे तो सर डिप्रेस होना नेगेटिव है, ग्लूमी होना नेगेटिव है, मोर्नफुल होना नेगेटिव है, बचा एक ही चीयरफुल, मस्त होना, खुश होना, बिल्कुल जिंदा दिल होना चीयरफुल कहलाता है। तो यही इसका एंटोनिम सही बैठ जाता है। सवाल हमारे सामने है, एंटोनिम हमें बताना एडुलेशन का। अगर सिर्फ एडुल को ही हम रूट लेवल पर समझने का काम करते हैं तो इसका मतलब होता है टू ग्रो, टू मैच्योर,
मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि किसी भी चीज का विकसित होना, किसी भी चीज का संख्या में या आकार में या मात्रा में, क्वांटिटी, नंबर में, साइज में बड़ा होना इज कॉल्ड एडुल। ठीक है ना? इसी एडुल से बना है एक शब्द अडल्ट। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। अब इसके अंदर आ गई है एशन। एशन का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, है ना? रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, ये चीज मैं आपको आपकी वोकैब्युलरी बुक के चैप्टर 1 से पढ़ा चुका हूं। वोकैब्युलरी का जो चैप्टर 1 है उसमें रूट को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है आपको। आप उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है? तो इसका मतलब जब हम किसी को बहुत ज्यादा बड़ा करने का प्रोसेस और उसका रिजल्ट सामने रखते हैं, यानी कि किसी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गई अपने आप में एक्सेसिव प्रेज, बहुत ज्यादा तारीफ। इसी को हम फ्लैटरी भी कहते हैं, इसी को हम चापलूसी भी कहते हैं, खुशामद करना भी कहते हैं। तो भाई साहब ये सिनोनिम हो गया, है कि नहीं? ये सिनोनिम हो गया, है ना भाई? वर्शिप, किसी की पूजा पाठ करना भी तो एक तरीके से चापलूसी ही है। ठीक है, ये भी अपने आप में सिनोनिम हो गया। तो एक ही वर्ड हमारे सामने बचता है जो कि इसका नेगेटिव है, सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब हमें समझ में आता है जब आप किसी की कड़ी निंदा करते हैं, स्ट्रोंग क्रिटिसिज्म। ठीक है ना? इसका मतलब अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो स्ट्रोंग क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब आप जानते ही हैं, आलोचना। ठीक है, यही एक अकेला नेगेटिव वर्ड बनता है भाई। हियर वी हैव द आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एंटोनिम हमें बताना है ऑब्सीक्वियस का। अगर मैं ओब की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है टू गिव। सीक्वी की अगर हम बात करता हूं तो इसका अर्थ निकलता है फॉलो। ओयूएस की वजह से ये बन गया है एडजेक्टिव, यानी कि वो इंसान जो चलता है, फॉलो करता हुआ, वो इंसान जो चलता है फॉलो करता हुआ, इसका मतलब हमें समझ में आ गया। वो अपनी तो चलाता नहीं है, वो दूसरे के प्रति कैसा रह जाता है, ओबीडियंट रह जाता है। मेरे भाई, ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? जो पूरी तरीके से अपना नतमस्तक होकर अपनी जिंदगी को काटता है किसी इंसान के प्रति। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबमिसिव भी यही मीनिंग कन्वे करता है ना सर? फ्लैटरिंग, चापलूस भी यही मीनिंग कन्वे करता है। सर्वाइल की बात करते हैं तो ये फुल ऑफ स्लेवरी हो जाता है, यही मीनिंग बताता है। तो एक ही बचता है जो इंडिपेंडेंट है, यही इसका एंटोनिम बचता है। इंडिपेंडेंट वो इंसान है जो स्वतंत्र है। ऐसे इंसान को मेरी नजरों में कह देना चाहिए मेवरिक, है ना? जो अपना स्वतंत्र सोचता है, कुछ अलग सोचता है, लोगों की बातों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है। बहुत अच्छा सवाल है, यू मस्ट लर्न इट। क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटोनिम हमें बताना है, वर्ड इज एकर्बिक, है ना? अगर किसी भी वर्ड के अंदर ये देखने को मिले तो रूट वाली क्लास में मैंने बताया है, इसका मतलब होता है या तो आप इसे बिटर कह सकते हैं, सौर कह सकते हैं, कड़वा कह सकते हैं, खट्टा कह सकते हैं, तीखा कह सकते हैं। ठीक है ना? तो इक लगाने की वजह से ये हो गया एडजेक्टिव, है ना? यानी कि जिसके अंदर क्वालिटी हो तीखा होने की। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर ये जो वर्ड है अपने आप में नेगेटिव हो गया है दोस्तों। नेगेटिव होने का मतलब हमें क्या हो गया? सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब व्यंग करना होता है, किसी की खिल्ली उड़ाना होता है। तो ये वर्ड भी अपने आप में दोस्तों नेगेटिव ही हो गया है ना? तो कुल मिलाकर सिनोनिम कैटेगरी में डाल देते हैं। कटिंग का मतलब होता है जो किसी को काटता है, काटने का मतलब हो गया उसका व्यवहार तीखा है। यानी कि ये भी जो अपने आप में वो सिनोनिम कैटेगरी में ही चला गया है। अब हमारे सामने आ गया माइल्ड। माइल्ड होता है विनम्र, जिसका व्यवहार हो, जो नर्म होता है। ये तो पॉजिटिव वर्ड है, यही तो हमें चाहिए था। कॉस्टिक का मतलब हमें क्या समझ में आता है? कॉस्टिक का मतलब होता है जो किसी को काटता है। कटिंग और कॉस्टिक सिनोनिम है। ठीक है ना जी? तो करेक्ट आंसर एक ही हमारे लिए बचता है एंटोनिम कैटेगरी में, बिफोर बॉम्बे। हियर वी कैन चेक द आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आपको एंटोनिम बताना है वर्ड एब्स्टीमियस का, है ना? पहले तो इस एब की अगर हम बात करते हैं तो ये नेगेटिव की बात हमें करता है। स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया सपोर्ट। ठीक है ना जी? फाइन। स्टेम का मतलब आप लोगों ने रूट भी समझा है। मेरी बात समझ है? जो पेड़ की स्टेम होती है जिसे आप तना कहते हैं। तो जिस इंसान को सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, जिस इंसान को सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब वो इंसान अपने आप में ही क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट है। लेकिन इस लिखे हुए एब्स्टीमियस वर्ड का ना मीनिंग थोड़ा सा परे चला जाता है। कैसे परे चला जाता है? इसका मतलब चला जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट होने का मतलब तो है ही, लेकिन इसका ज्यादा अच्छा मतलब होता है डिसिप्लिन, यानी कि जो डिसिप्लिन में रह जाता है। कैसे डिसिप्लिन में? ना तो ड्रिंक करना है,
ना स्मोक करना है, ना ही कोई बैड एक्ट करना है। इन चीजों से जो अपने आप को दूर रख ले, इस चीज का जो डिसिप्लिन मेंटेन कर जाए, उसे एब्स्टीमियस कहा जाता है। ठीक है ना जी। तो एब्स्टीमियस अपने आप में कंट्रोल करने वाला इंसान होता है। पहला शब्द टेम्परेट है। टेम्प का मतलब टाइम होता है भाई। तो टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट का मतलब हमें समझ में आता है जो अपने समय पर सही तरह से कंट्रोल कर ले। यानी कि ये तो इस हिसाब से सिनोनिम चला गया है ना। अब यहां पर आता है वर्ड मॉडरेट। मॉडरेट किस इंसान को कहते हैं? मॉडरेट वो इंसान होता है जो हार्ड के साथ हार्ड और सॉफ्ट इंसान के साथ सॉफ्ट बात कर ले। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? ये मॉडरेट इंसान वो रहता है जो विद इन लिमिट रहता है, यानी कि कभी भी लिमिट को क्रॉस नहीं करता। इस शब्द से इस शब्द का थोड़ा सा लेना देना है, ये सिनोनिम थोड़ा सा ही मिलता जुलता है। ये एग्जैक्ट सिनोनिम हो गया आपके सामने। तो हमारे सामने एक ही इंसान बचता है, ग्लटनस। ग्लटन का मतलब भूख होता है। तो ग्लटनस का मतलब क्या था? भूख से भरा। अब जो इंसान भूख से भरा है तो उसे बहुत कुछ चाहिए, इतना ज्यादा चाहिए कि इसी कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो यही हमारे लिए आंसर सही बैठता है, सी फॉर चाइना। हियर वी कैन चेक द आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटोनिम हमें बताना है इनसेल्यूब्रियस। इनका मतलब तो नेगेटिव प्रीफिक्स है, आप जानते हैं। सेलू का मतलब होता है जो हेल्दी है। ठीक है ना जी। जो हेल्दी है यानी कि जो अपने आप में हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अगर हेल्दी के साथ साथ अगर मैं इसको कहने की कोशिश करूं सेफ भी कह दूं तो ये भी अपनी जगह चल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब यहाँ ओयूएस लगाने की वजह से ही एडजेक्टिव बन गया है ना, यानी कि जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है ना। सर जो हमारे वेल बींग को चैलेंज कर दे, यानी कि अच्छा स्वस्थ होने को चैलेंज कर दे। ठीक है। ये रूट पे मैंने मीनिंग बताया आपको, रूट लेवल पर इनका मीनिंग क्या है। ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे लिए अनहेल्दी है उसको हम इनसेलिब्रियस कह देंगे। ये बात होगी हमारे सामने। तो भाई यहाँ अनहेल्दी तो इसका सिनोनिम हो गया, है कि नहीं? फिल्दी का मतलब होता है डर्टी, और जो चीज डर्टी है वो हमारे लिए अनहेल्दी है, तो ये भी सिनोनिम जैसा ही बन गया, है ना। मोर्बिड का मतलब हमें क्या समझ में आता है? मोर्बिड का मतलब हमें समझ में आता है जिसके अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, वो चीज जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है, रोगी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो मोर्बिड का मतलब हमें समझ में आ गया, क्या चीज? कॉजिंग डेथ या इलनेस, जिससे बीमारी हो जाए या डेथ हो जाए। तो ये भी लगभग सिनोनिम कैटेगरी में जा रहा है। तो होलसम जो अपने में पूरे रूप में हो, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सिनोनिम नहीं एंटोनिम बैठ रहा है। एक करेक्ट आंसर मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, एंटोनिम बताना है इनर वेट। यहाँ सिर्फ ई को अगर हम पकड़ते हैं तो ई का मतलब होता है किसी चीज को एग्जिट करना या आउट करना। नर्व, इस नर्व से ही हमारा बना है पूरा नर्वस सिस्टम। इस नर्व रूट से ही बना है पूरा शब्द नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शनिंग है ना, वो इन नर्व्स की वजह से ही होता है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। अगर मुझे अपना हाथ का मूवमेंट करना है तो ये भी केवल तभी सेंसिबल है जब मेरे दिमाग से नर्व्स हाथ तक मैसेज पहुंचाएं। गॉट इट? यानी कि इस नर्व का एग्जैक्टली मतलब हमें किससे जोड़ देना है? स्ट्रेंथ से जोड़ देना है। इसका अर्थ हमने किससे जोड़ देना है? साइन्यू से जोड़ देना है। ठीक है ना। तो अब अगर किसी की स्ट्रेंथ को खत्म कर दिया जाए, एट लगाने से ये वर्ब बन गया है, तो इसका मतलब होता है क्या चीज? किसी भी ऐसी सिचुएशन को कर देना तैयार जिसमें किसी की ताकत खत्म हो जाए, शक्तिहीन हो जाए। तो ये इसका एग्जैक्टली सिनोनिम हो गया। ये इसका एग्जैक्टली एग्जॉस्ट करना, थकान चढ़ा देना, है ना। किसी को ड्रेन कर देना, ताकतें खत्म कर देना, ड्रेन कर देना। तो इनविगोरेट इसके लिए सही एंटोनिम बैठ जाता है। इनविगोरेट का मतलब होता है जब किसी के अंदर हम ताकत भर देते हैं। यहां पर इनका मतलब होता है इनटू, मींस के अंदर। विगोर का मतलब हमें समझ में आता है स्ट्रेंथ, जब किसी के अंदर हम स्ट्रेंथ को भर देते हैं। ठीक है ना। जब हम किसी भी के अंदर स्ट्रेंथ को भर देते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइगर। तो ये बढ़िया आंसर हमारे सामने हो गया। बहुत प्यारा सवाल है हमारे सामने। एंटोनिम आपको बताना है। सबसे पहले सिर्फ इस इग्न को अगर हम समझते हैं तो इसका मतलब होता है फायर। इसी से बना है इग्नाइट, इसी से बना है इग्निशन। तो आईजीएन का मतलब तो हम पकड़ गए। अब हमारे सामने अगर सिर्फ इस नोमिन को मैं देखूंगा तो नोमिन का मतलब होता है नेम। अब ध्यान से समझो, वाई का मतलब तो हो गया उसकी अवस्था। अगर हम किसी भी इंसान के नाम में आग लगाने का काम कर दें तो इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके का अपमान।
इसका मतलब हो गया एक तरीके का अपमान। अपमान की बात करें तो डिस्ग्रेस सिनोनिम होगा, डिसऑनर सिनोनिम होगा। अगर अपमान की बात करें शेम सिनोनिम हो गया। एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो यही एक अकेला एंटोनिम बचा है। करेक्ट आंसर इज सी फॉर चाइना। ठीक है दोस्तों, और यहां आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको एंटोनिम बताना है एफुलजेंट का। देखो बच्चे, एफ की अगर हम बात करते हैं तो एफ का रूट लेवल पर मीनिंग आता है टू या टूवर्ड्स, मतलब किसी के प्रति या किसी की ओर। फल्ज रूट लेवल पर अगर हम समझते हैं तो इसका मतलब होता है शाइन, चमक, या फिर अगर हम इसे कहें तो फ्लैश। ठीक है, एक तरीके की चमक। एंट लगाने की वजह से एक मतलब बन गया एडजेक्टिव हैविंग द क्वालिटी ऑफ, यानी कि जो किसी के प्रति चमक को दिखाने का काम करे, चमकीला आप इसे कह सकते हैं। आप इसका मतलब बना सकते हैं तो जिसके अंदर चमक हो, तो यानी कि इसको हम कहें तो रेडिएंट कहा जा सकता है। तो मेरे भाई, यहां पर हमारे सामने आता है मेरिट्रिशियस। मेरिट्रिशियस का मतलब हमें क्या समझ में आता है? जो किसी के ऊपर ट्रिक लगाने का काम करता है। इसका मतलब ये हो गया शोवी, दिखावटी इसे हम कहते हैं, प्रिटेंशियस इसे हम कहते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ शोवी होता है, प्रिटेंशियस होता है, दिखावटी होता है, हकीकत इसके पास होती नहीं है। फुलमिनेंट का मतलब होता है वो इंसान जो फिल्मी अंदाज में रहता है। वो इंसान जो फिल्मी अंदाज में रहता है वो फिल्मिनेंट रहता है। फिल्मिनेंट रहने का मतलब क्या हो गया? फिल्मी रहने का मतलब ये भी दिखावटी है, एकदम से कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, एकदम से एक्टिविटी कर देता है। फिल्मों में क्या होता है भाई साहब, किसी ने ललकारा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, सामने वाला उठाता है एक पत्थर, बिल्कुल उसका निशाना भी सिर में जाके लगता है, सामने लगते ही वो गिर जाता है। यू सी, ये सब क्या फिल्मी एकदम से एक्टिविटी हो जाती है, इसे फिल्मिनेंट कहा जाता है। सर, जिसको सेरफी नाम का देवदूत है, यानी कि जो भगवान जैसी जिसके चारों ओर चमक होती है। आपने देखा ना भगवान जी, किसी भी सीरियल में देखा हो, फोटोग्राफ में देखा हो, तो भगवान जी के चारों ओर एक अलग तरह की चमक सी होती है। ठीक है ना, तो ये भगवान जैसा देखने को मिलता है, इसीलिए इसको एंजेलिक कहा जाता है। ये तो बिल्कुल ही अलग वर्ड हो गया। लैक का मतलब होता है कमी, जिसमें लश्कर की कमी हो, चमक की कमी हो। तो यही तो आंसर हमें चाहिए, जिसमें चमक की कमी हो, यानी कि जिसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो जो किसी चीज को अट्रैक्ट कर सके। तो लैक लश्कर को आप डल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, बिना किसी इंटरेस्ट का। क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, एंटोनिम हमें बताना है स्टूपर का। पहले इस स्टूप को देखिएगा ध्यान से। आपको स्टूप से ही बना हुआ एक शब्द याद आएगा, स्टूपिड, है ना। तो स्टूप का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को लेकर अमेज हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है ना, या फिर आप ऐसी चीज में स्ट्रक कर जाते हैं जो पूरी तरीके से आपकी समझ से परे हो जाता है, सेंसलेस आप हो जाते हैं, जिसको आप डिकोड नहीं कर पाते हैं, आपको समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। ऐसी सिचुएशन में जब आप चले जाते हैं, तो इसका मतलब हमें समझ में आया। स्टूपर का मतलब क्या हो गया? जहां पर इनसेंसिबिलिटी होती है ना, यानी कि जहां सेंसिबल होने की क्षमता खत्म हो जाती है। सेंसिबल होने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी कि भौचक्का हम हो जाते हैं। इसी चीज को एक वर्ड से भी हम कह सकते हैं, डेज। करेक्ट है। तो मेरे भाई, ये अपने आप में एक तरीके से क्या हो गया, जहां समझ खत्म हो जाती है, आप पूरी तरीके से स्तब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कोमा की बात करें तो इसमें भी समझ नहीं होती है, थोड़ा सा सिनोनिम के नजदीक जा सकता है। तोड़फोड़, तोड़फोड़ का मतलब क्या समझ में आता है? तोड़फोड़ का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी भी तरीके से कोई बात का अर्थ नहीं, तोड़ नहीं निकाल पाते। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा गांव देहात की भाषा में निकालता हूं। क्या चीज? तोड़ निकालना संभव नहीं है, तोड़ निकालना संभव ना हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तोड़ निकालने का संभव नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर भी आप पूरी तरीके से फिजिकल और मेंटली इनएक्टिव हैं। क्या है? इनएक्टिव हैं, समझ से परे होगा। थोड़ा सा सिनोनिम बैठ गया ये भी। सर, ड्राउजीनेस ड्राउज वर्ड से बना, जिसका मतलब होता है नींद में पड़ जाना। ठीक है ना, तो इसका मतलब ड्राउजीनेस का मतलब क्या होता है? स्लीपीनेस। ठीक है ना, तो अलर्ट होना इसके ऑपोजिट चला जाता है। जब आप अलर्ट होते हैं तो सतर्क होते हैं, हर चीज आपको समझ में आती है, हर चीज का आप तरीके से आंसर देते हैं। तो बी इसके लिए सटीक आंसर बन जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है मेरे बच्चों, एंटोनिम हमें बताना है वेसिलेट का। वेसिल रूट से ये बना है, और वेसिल रूट का मतलब होता है टू स्वे।
स्वे का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना और दूसरी तरफ से वापस एक तरफ आना, इधर उधर डोलना, इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब हमें समझ में ये आता है कि एक ऐसी सिचुएशन को ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। ये एक ऐसी सिचुएशन को हमें बताने का काम कर रहा है जिसके अंदर कोई इंसान इनडिसिसिव हो जाता है। इनडिसिसिव होने का मतलब डिसीजन लेने की क्षमता में नहीं होता। एट लगाने की वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये वर्ब है। ये भी हमें समझ में आ गया। इनडिसिसिवनेस का मतलब, हमें इनडिसिसिव होने का मतलब ये समझ आता है कि ना तो वो हाँ कह पा रहा है ना ना कह पा रहा है, ये बीच में कहीं फंसा हुआ है। वेवर का मतलब सिनोनिम हो गया भाई, ठीक है ना जी। हिचकिचाना सिनोनिम हो गया भाई। अब आप हिचकिचाते हैं तो अपने मन की बात ही नहीं कह पाते। फॉल्टर का मतलब भी लड़खड़ाना ही होता है, सिनोनिम हो गया। एक ही बचता जिसमें आप डिसाइड करते हैं, डिसाइड कर लिया तो आर पार की सोच ली, बस बचा ही क्या। सी इसके लिए बेहतर आंसर हो गया मेरे बच्चों। फिर वी कैन चेक द आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने है मेरे बच्चों, एंटोनिम हमें बताना है ट्रूसुलेंट का। अब अगर हम इस ट्रू के बारे में ही समझें, खाली इसके बारे में हम समझें, तो इसका मतलब होता है टू थ्रो, टू थ्रस्ट, टू पुश। अब इसी से बने हैं हमारे कई सारे शब्द, जिसे एक तो आप कहते हैं इंट्रूड करना, एक जिसे हम कहते हैं एक्सट्रूड करना। इंट्रूड से इंट्रूडर बना है, एक्सट्रूड से एक्सट्रूडर बना है, प्रोट्रूड भी इसी से ही बना है, ठीक है ना। प्रोट्रूड भी इसी से ही बना है। कुल मिलाकर इसका मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को जबरदस्ती ठूंसते हैं, जबरदस्ती किसी चीज को पुश करते हैं। तो भाई अगर पुश करने की बात यहां पर आ गई है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया हमारे सामने, एक तरीके से हमारे सामने ये हो गया है वायलेंट, ठीक है ना। वायलेंट की स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूं। ये हमारे सामने हो गया एक तरीके से वायलेंट। वायलेंट का मतलब हमें क्या समझ आया, आक्रामक हो गया, जो जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई भी चीज फेंके, फाइट करे, क्वारल करे, है ना, एग्रेसिव हो जाए, है ना। वायलेंट की जगह मैं अगर यहाँ पर चाहूं तो इसको मैं एग्रेसिव भी कह सकता हूँ, आक्रामक भी कह सकता हूँ। मेरी हिसाब से अगर इसको हम समझें तो ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव है। एग्रेसिव तो सिनोनिम बैठ ही गया है। सर बेली, बेली का मतलब होता है वॉर, यानी कि जो वॉर को पसंद करने वाले होते हैं वो बेलिजरेंट है, लड़ाकू से हम कहते हैं। बोलो हाँ है ना। तो ये भी अपने आप में सिनोनिम कैटेगरी में चला गया। सर पगन का मतलब भी होता है वॉर, है ना। आप इसे पंजाबी भाषा के पंगा भी कह सकते हैं। तो जो पंगा लेने के लिए चलते हैं ना वो झगड़ालू है, ठीक है ना। पगन का मतलब भी वॉर ही होता है और पंजाबी भाषा में पंगा का मतलब भी झगड़ना ही होता है। तो ये भी सिनोनिम हो गया। तो एमिएबल, एमी का मतलब होता है, एमी का मतलब होता है फ्रेंड, एमी का मतलब होता है लव। अगर हमें किसी भी शब्द के अंदर एमी देखने को मिलता है तो फ्रेंड, लव, कुल मिलाकर पॉजिटिव वर्ड होगा। एंटोनिम में यही बैठ सकता है और तो कोई बचा नहीं हमारे पास, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने यही बनता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटोनिम हमें बताना है प्रोलिफिक का। प्रो का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब तो होता है फॉरवर्ड, आगे। लाइफ में जो आगे ही आगे भागता है या लाइफ में जो आगे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस इंसान को हम प्रोलिफिक कहते हैं। बोलो हाँ ना। तो आपके हिसाब से इस वर्ड का मीनिंग हो गया पॉजिटिव, इक जुड़ने की वजह से हो गया एडजेक्टिव। इसका मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब हमें समझ रहा है हाईली प्रोडक्टिव, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा चीजों को नए लेवल पर लेकर आने वाले होते हैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाले होते हैं। अब अगर हम समझे तो प्रोडक्टिव तो पॉजिटिव हो गया मेरे नन्हे बच्चों, है ना। फ्रूटफुल, जिससे फल आए, वो भी पॉजिटिव होगा। अबंडेंट, अबन का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो बाबू ये भी पॉजिटिव ही होगा और सिनोनिम कैटेगरी में होगा। तो बैरन एक अकेला नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है जहां कुछ उगता नहीं है, जिसे हम बंजर कहते हैं। या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये अपने आप में अनप्रोडक्टिव होता है, ये अपने आप में अनप्रोडक्टिव होता है। तो यही एक अकेला ऐसा वर्ड है जो इसके ठीक ओपोजिट पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है। एंड हियर वी कैन चेक द आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटोनिम हमें बताना है प्रोपिंक्विटी वर्ड का। सबसे पहली बात तो इति लिखने की वजह से ये नाउन है जो किसी की अवस्था बताता है। प्रो का मतलब हमें पता ही है, जो आगे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करे, फॉरवर्ड यानी कि अहेड। आगे हमारे सामने पिन की अगर हम बात करते हैं तो टॉप हो गया, ठीक है ना। अब इस क्वी का मतलब हमें समझने की कोशिश करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, सर्च, यानी कि हमेशा जो आगे ही आगे टॉप लेवल पर जाने की खोज करे।
जो हमेशा आगे ही आगे टॉप लेवल पर जाने की खोज करे या सोचने की कोशिश करे, इसे प्रोपिनक्विटी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जो सक्सेस होने के नजदीक पहुंच जाए, तो सर यहां से हम इसका मीनिंग तैयार करते हैं क्लोजनेस, जो कि एक नाउन है। बोलो हाँ है ना। कॉन्टिग्विटी, कॉन्टिग्विटी का मतलब भी क्या होता है? जो किसी के बिल्कुल ठीक सटा हुआ है। कॉन्टिनेंट एक वर्ड आपने सुना है, जो पानी से सटे हुए इलाके होते हैं उन्हें कॉन्टिनेंट कहा जाता है। बोलो हाँ ना। तो कॉन्टी से ही निकलकर वो आया है। एफिनिटी के मतलब होता है नियरनेस, है ना। यानी कि ये भी अपने आप में एक सिनोनिम बन गया भाई, ये भी अपने आप में एक सिनोनिम बन गया भाई, है कि नहीं। विसिनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस। कोई भी आपके घर में बात होती है तो आस पड़ोस के लोग उसके बारे में पूछने के लिए आ जाते हैं, तो ये नेबरहुड या नियरनेस इसका मीनिंग है, तो ये भी सिनोनिम हो गया मेरे भाई। तो एंटोनिम एक ही हमारे सामने बचता है, दैट इज बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटोनिम बताना है इंपीरियस वर्ड का। अगर हम इन के बारे में बात करते हैं तो ये नेगेटिव वर्ड है। पेरी की अगर हम बात करते हैं तो पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, ठीक है ना, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग का मतलब हमें समझ में आता है जो आसपास रहता है, जो हमारे बिल्कुल नजदीक रहता है। बोलो हाँ है ना। अब जो हमारे नजदीक नहीं रहे, इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने अपने में रहे। ओयूएस लगाने की वजह से तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो इंपीरियस हम किसे कहने की कोशिश करते हैं? ये वो इंसान है जो अपने अपने में ही रहता है। इसी को अगर हम कहना चाहें तो ये सेल्फ सेंटर्ड बन जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि अपने तक ही ये सीमित रहता है, ये किसी और से कनेक्ट नहीं रहता। इसका मतलब ऐसे इंसान को अगर मैं कहना चाहूँ तो ये एरोगेंट भी हो सकता है। तो बाबू ये सिनोनिम हमारे सामने हो गया, ठीक है जी। ये हमारे सामने क्या होगा? ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग का मतलब होता है जो अपनी बातों को क्या नाम है, दूसरों के ऊपर थोप देता है, अपनी अपनी चलाता है। अहंकारी इस इंसान को कहते हैं। ओवर मीन्स ऊपर, बियरिंग का मतलब किसी को बर्दाश्त कराना, किसी के ऊपर अपने आप को बर्दाश्त कराना, है ना। डोमिन, डोमिन का मतलब होता है शासन करना, किसी पर रूल करना, है ना। इसका मतलब होता है किसी पर शासन करना। तो शासन करने वाला जो हो गया वो अपनी चलाएगा, अपने अहंकार के अकॉर्डिंग चलाएगा, तो ये भी सिनोनिम कैटेगरी में बैठता है। तो एक ही हमारे सामने बचता है सबमिसिव, है ना। सबमिसिव का मतलब होता है जो ओबीडियंट होता है, अपनी बातों के लिए, सामने वाले बातों के लिए झुकता है, उसकी बात को आज्ञाकारी तरीके से मानता है। तो करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना यहाँ बैठता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटोनिम हमें बताना है। द वर्ड इज डेबिलिटेट। सबसे पहली बात तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो एट लगाने की वजह से ये वर्ब हुआ, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को बना देना, टू मेक और टू डू। बोलो हाँ है ना। डेबिल का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? वीक। तो डेबिल अपने आप में रूट बताने की कोशिश करता है वीक। तो यानी कि किसी भी चीज को वीक बना देना, किसी भी चीज को कमजोर कर देना। बोलो हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हो गया किसी चीज की टू सैप स्ट्रेंथ, है ना, किसी की जो ताकत है उसको कति खत्म कर देना भाई, ठीक है मेरे भाई। तो अब ताकत को खत्म करने का मतलब हमें क्या समझ में आता है? देखो, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब तो ये होता है जिसे हम कहते हैं जो जमीन को तोड़ दे, यानी कि कुछ ऐसा काम कर देना जिसका मतलब हुआ कि धरती आसमान सब बराबर कर दिया, है ना। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अब तक का कोई रिकॉर्ड ऐसा था नहीं जो इसने तोड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी ने ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिया आईपीएल में। तो ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब हमें क्या समझ में आता है? एकदम बिल्कुल नए तरीके का, इनोवेटिव आप इसे कह सकते हैं। इनोवेटिव नहीं कहना चाहे तो आप इसको कह सकते हैं लीडिंग। इसी को आप लीडिंग भी कह सकते हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब हमारे सामने आता है एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब हमें क्या समझ आया भाई? एनर्वेट का मतलब हमें समझ में आता है किसी की शक्तियों को खत्म करना, किसी की शक्तियों को खत्म करना, टू वीकन, किसी को कमजोर कर देना, है ना मेरे भाई। अब यहाँ डेबिलिटेट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, कमजोर कर देना भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। इस वर्ड का तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन है नहीं, तो इसको एक तरफ रख देते हैं। स्ट्रेंथन का मतलब होता है भाई इसके ऑपोजिट स्ट्रेंथन, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है, तो यही आंसर बैठ जाना चाहिए। अब एक वर्ड हमारे सामने आता है फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग का हम किसका मतलब समझते हैं? एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है, नो वॉइस। नो वॉइस को एक बार पढ़कर देखो क्या याद आया। आप कहेंगे नो वॉइस का मतलब हमें समझ में आता है नो सीखिया। बोलो हाँ है ना। तो इसी को हम लोग अगर कहना चाहें तो इन एक्सपीरियंस हम कह देते हैं, ठीक है ना, इन एक्सपीरियंस। तो मेरे बच्चे वहां जो हमारे सामने फ्लेजलिंग लिखा है वो इन एक्सपीरियंसड है। मैं अगर कहने की कोशिश करूं तो वो यंग है, जिसे नया नया अभी कुछ भी नहीं आता,
ठीक है दोस्तों, हाँ कि नहीं? तो यहाँ हमारे सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन आया। हमारे सामने वर्ड है, एंटोनिम हमें बताना है रिकॉन्डाइट। री का मतलब होता है बैक, या फिर अगर मैं कहूं तो अगेन। ठीक है जी। कौन का मतलब होता है किसी भी चीज को हाइड करना, है ना। तो किसी भी चीज को अगर हम कहना चाहें तो पब्लिकली नहीं आने देना, तो कंसील करना इसको हम कह देते हैं। ठीक है ना, किसी भी चीज को छिपाना, किसी भी चीज को आगे ना आने देना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पूरी तरीके से लोगों के सामने ना आए, है ना। फ्रेजल वर्ब की तरह अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये मीनिंग होगा टू पुट अवे। तो आइट का मतलब हमें क्या समझ में आ गया, ये बन गया एडजेक्टिव जिसके अंदर क्वालिटी हो, यानी कि जो किसी भी चीज को ऐसे रोके रखे कि आगे ही ना आने दे, तो ये रिकंडाइट है। अब मेरे भाई ये जो शब्द है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे भी यूज हो सकता है। किसी की अच्छी बातों को लोगों के सामने ना आने देना तो ये नेगेटिव होगा, किसी की बुरी बातों को लोगों के सामने लेकर आना ये अपने आप में, आप कहेंगे ये भी तो नेगेटिव ही है सर। भाई किसी ने कोई बुरा काम किया है, लोगों के सामने उसका प्रचार करना ये भी तो बुरा ही है। फिर आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंसान अच्छा है बुरा है, तो ऐसी सिचुएशन में तो ये फिर अच्छा भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैटेगरी में जा सकता है। अब मेरे भाई प्रोफाउंड का मतलब होता है जिसको भरपूर हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। या फिर अगर मैं कहना चाहूं तो डीप, या फिर अगर मैं कहना चाहूं तो इंटेंस, जो बहुत गहरा। जैसे किसी को अगर किसी भी चीज की बहुत गहरी जानकारी है तो हम उसे कहते हैं, उसे प्रोफाउंड नॉलेज है। शशि थरूर की वोकैबुलरीज बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है, उन्हें बहुत गहरी जानकारी है, आप समझ रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं इधर ऑब्सक्योर की, तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीज छिपी हुई है लोगों के सामने नहीं है। तो ये तो इसके सिनोनिम कैटेगरी में बैठ गया, रूट लेवल पर हमने इसको तोड़ दिया। बोलो हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। एक वर्ड होता है एजोटेरिक। एजोटेरिक एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम, बहुत ही प्यारा वर्ड है ये, आजकल एग्जामिनेशन का फेवरेट है। ठीक है ना जी। देखो अब इसको समझने की कोशिश करो, बहुत सारे ऐसे आज के समय में वोकैब्स हैं, मैं वोकैब्स के आधार पर इन्हें स्लैंग्स कहूंगा। बहुत सारे ऐसे स्लैंग्स हैं जो आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो आपस की बातचीत में यूज करते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं समझ पाता। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा पुराने वर्ड्स की बात करता हूँ। जैसे दो लोग अगर रोड पे जा रहे हैं और वो आपस में बात करें और माल ले लिया, तो माल को, हमारे हिसाब से तो माल का मतलब वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, लेकिन वो माल को शायद शराब कहते हैं, कुछ लोग चरस गांजा ऐसे शब्दों का मीनिंग तैयार करते हैं, आप समझिएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आज की जनरेशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने अपनी एक अलग वोकैबुलरी का जोन तैयार कर लिया है जो वो सिर्फ वही समझते हैं, हर कोई उसे नहीं समझता। मेरी बात समझ रहे, इसी को एजोटेरिक कहा जाता है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो अंडरस्टूड बाई आ फ्यू, यानी कि कुछ ही लोग उसको समझ पाएंगे, हर कोई उस बात को नहीं समझ पाएगा, हर किसी के बात की समझ है ही नहीं उस चीज में। ठीक है ना। तो ये एजोटेरिक आज के समय का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अपने आप में छिपा के रखा हुआ है। तो एजोटेरिक एक सिनोनिमस बिहेवियर दे रहा है, तो एक ही हमारे सामने बचता है, ये छिपा हुआ है ना। रिकॉन्डाइट इसे हम कहते हैं, सिंपल जो सबके सामने है, दैट्स इट। ठीक है जी। एजोटेरिक को बिल्कुल मत भूलना, बहुत प्यारा वर्ड है बच्चों। क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटोनिम हमें बताना है एक्सटर्पेट का। अगर एक्स की बात हम करते हैं तो इसका मतलब आउट कह दीजिए या एग्जिट कह दीजिए। टर्प के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो पुरानी रोमन लैंग्वेज में इसे विलेज के नाम पर यूज किए जाने वाला वर्ड था। ठीक है ना, TIRP या TERP। ठीक है ना। सर अगर थोड़ा जंगलों में निकल जाए तो उसे हम माउंड कहते हैं, यानी कि ये जंगली हमारे सामने जमीन है, इसके ऊपर इस तरीके का एक माउंड होता था जिसमें चींटियां रहती हैं, जिसमें एंट्स रहती हैं, समझ रहे हैं? तो भाई इस तरीके के विलेज से या माउंट से अगर निकाल दिया जाए किसी को, क्योंकि इसके आखिर में एट हमने सफिक्स किया जो इसे वर्ब बनाता है, जिसका मतलब होता है कर देना किसी भी काम को। तो इसका मतलब होता है किसी को गांव से निकाल देना, किसी को जड़ से उखाड़ देना, जो है उसको पूरी तरीके से रिमूव कर देना। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम अगर लिखने की कोशिश करें तो इरेडिकेट भी हम कह सकते हैं, रिमूव भी हम कह सकते हैं। फ्रेजल वर्ब के आधार पर अगर हम समझने की कोशिश करें
तो इसे हम रूट आउट कह सकते हैं। तो बाबू इरेडिकेट सिनोनिम बैठ गया है, अपरूट सिनोनिम बैठ गया है, एनिहिलेट निहिल का मतलब शून्य होता है, जीरो कर देना, ये भी सिनोनिम हो गया है। प्रिजर्व का मतलब बरकरार रखना, किसी भी चीज को रहने देना, किसी भी चीज को रहने देना, संरक्षित रखना, कंजर्व करना। टू प्रोटेक्ट इसका मीनिंग अगर हम कहना चाहें तो टू प्रोटेक्ट, अगर मैं कहना चाहूं तो कंजर्व इसके लिए सही होगा। ठीक है जी, बहुत प्यारा सवाल है, जरूर इसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा। क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटोनिम हमें बताना है ऑब्स्टिनेसी का। अगर ओब के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं तो जो सामने आता है, स्टिन की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है पियर्सिंग, पियर्सिंग नहीं तो इसी का अर्थ होता है प्रिकिंग, चुभने वाला, यानी कि जो सामने आपके आकर चुभे, यानी कि जो सामने आपके आके खड़ा हो जाए, आप चाहते नहीं है फिर भी वो आपके सामने आके जिद में खड़ा हो जाए, तो ऑब्स्टिन बन गया। और यहाँ एसी लगाने का मतलब हो गया, ये उसकी अवस्था बता रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन हो गया। तो इसको अगर हम हिंदी में कहें तो ये वो इंसान है जो जिद्दी है, जो आपके सामने आके खड़ा हो गया जबरदस्ती, और वो भाई अपना मन भी नहीं बदलने वाला, समझ रहे, उसी को हम ऑब्स्टिनेसी कहते हैं। ऐसे इंसान के लिए अगर एडजेक्टिव हमें करना होगा तैयार तो हम कहेंगे ऑब्स्टिनेट, और ऑब्स्टिनेट के लिए हम अगर कहना चाहें तो स्टबर्न इसके लिए सिनोनिम हो गया। ये दोनों एडजेक्टिव है बाबू, है कि नहीं। तो स्टबर्न के साथ नेस जगाने की इस वजह से भैया ये हो गया हमारे सामने नाउन, ठीक है ना। अब हमारे सामने बात ये है फर्म, फर्म का मतलब होता है बेटा स्ट्रेंथ, यानी कि जो स्ट्रेंथ के आधार पर ही चलता है, हर बात में अपनी ताकत को ही सब कुछ मानता है। तो ये भी भाई अपने आप में सिनोनिम कैटेगरी में ही चला गया। टेनेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो टेनेसिटी का मतलब होता है कि वो दसों की बात भी ना माने, तो यानी कि ये भी जिद्दी हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया। तो फ्लेक्सिबल इंसान क्या होता है, झुकता है अपनी बातों के लिए, सामने वाले इंसान की बातों के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, मीन्स वो झुकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, हियर वी हैव द आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटोनिम बताना है एलाक्रिटी के बारे में। अगर एला की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है विंग्स, ठीक है ना। आपने एक इमेजिनरी कैरेक्टर सुना है अलादीन, अलादीन इंग्लिश में बोलते हैं अलादीन, अलादीन का चिराग जिसमें वो जिनी निकलता था, याद है। तो अला का मतलब होता है विंग्स, जिसको पंख होते हैं, जो बहुत जल्दबाजी करता है, समझ, जो बहुत जल्दबाजी करता है, काबू से बाहर हो जाता है। क्रिट की अगर हम बात करते हैं तो क्रिट से बना है क्रिटिसाइज, क्रिट का मतलब क्या हुआ, क्रिटिसाइज। तो जो क्रिटिसाइज करते हैं वो किसी की भी आलोचना कर देते हैं। तो क्रिट का मतलब जब आलोचना करने से निकल कर आया है तो इसका मतलब हम लोगों ने निकाल दिया है क्या चीज, टू जज। तो जिसको पंख लगे हैं एकदम से जज करने के लिए, इटी लगाने की वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये नाउन हो गया, जो किसी की अवस्था बताता है। इसका मतलब हमें समझ में क्या आया, जो बहुत जल्दी किसी को जज करता है, मेरी बात समझ में आ रही है, उसके अंदर बहुत ज्यादा उतावलापन होता है ना जी। तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम यहाँ से जो मैं मीनिंग लिखना चाह रहा था वो ईगरनेस है ना। अगर ईगरनेस इसका मीनिंग है तो प्रोम्प्टनेस भी इसका मीनिंग है, मेरी बात समझ रहे हैं। ये जो अगला वर्ड लिखा ना ग्ली, ग्ली का मतलब इनसे किसी से भी नहीं है। ग्ली का मतलब हमें समझ में आता है एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर किसी इंसान को बहुत जॉय फील होता है, ये पॉजिटिव है। तो एपैथी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। ए का मतलब तो नोट हो गया, और पैथ का मतलब हो गया फीलिंग, ठीक है ना, यानी कि जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं हो वो अपैथी है। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए बी फॉर बॉम्बे बन गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटोनिम हमें बताना है, इसे हम कहते हैं एपोक्रिफल। एल अपने आप में किसी भी शब्द को एडजेक्टिव बनाता है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू, किसी चीज से संबंधित, समझ रहे हैं। कम्यून से रिलेटेड कम्युनल हो गया, हार्मोन से रिलेटेड हार्मोनल हो गया, समझ में आ गया, ठीक है भाई। एपो का मतलब होता है जो ऊंचाई से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्रिप का मतलब होता है जो हिडन है, जो ऊंचा है, हिडन है, इससे संबंधित कोई भी जो वर्ड है तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, जो किसी की समझ में ही नहीं आए, जिसका दिमाग बहुत हाई चलता है ना, केवल वही उसको समझ सकता है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा कोडेड है। कोडेड होने का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, है ना। ये बहुत ज्यादा स्प्यूरियस है, संदिग्ध है, बहुत ज्यादा, ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। आसानी से इसको समझ नहीं पाएंगे हम, आसानी इसे इसको हम समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत ज्यादा डाउटफुल है, ठीक है ना। डाउटफुल है तो ये बहुत ही ज्यादा कैसा कहलाएगा, बहुत ही ज्यादा जेन्युइन नहीं है,
ठीक है ना। जेन्युइन, जेन्युइन की स्पेलिंग को दोबारा से देख लेगा, पहले जेनु और उसके बाद इन आपको जोड़ना है। जेन्युइन तो स्पेलिंग टेस्ट में भी आपसे पूछा जाता है मेरे भाई। तो यानी कि जो जेन्युइन नहीं है तो इसका मतलब इसके एंटोनिम पर अगर हम आएंगे तो ये ऑथेंटिक हो गया। एंटोनिम ही तो हमें ढूंढना था भाई, आंसर तो हमें मिल ही गया है। स्प्यूरियस सिनोनिम है, ड्यूबियस सिनोनिम है। ड्यूबियस का मतलब डाउटफुल होता है बाबू, जिस पर सवाल उठ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, कोडेड है। भाई सवाल उसी से तो रिलेटेड पूछे जाएंगे जिसका अर्थ हमें, जिसका सेंस हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आंसर क्लियर हो गया है। क्वेश्चन वर्ड हमारे सामने आ रहा है भाई, ये कहता है एंटोनिम आपको बताना है स्पिरिटेड का। अगर मेरे भाई स्पिरिटेड को रूट लेवल पर हम समझें तो स्पर का मतलब होता है टू ब्रीद, और ब्रीद वो ही लोग लेते हैं। फिर से लेना भाई इसको। क्वेश्चन हमारे सामने आता है बच्चे, एंटोनिम हमें बताना है स्पिरिटेड का। अब स्पिरिटेड वर्ड बना है स्पिर रूट से, इसका मतलब होता है टू ब्रीद। तो जब ब्रीद की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सांस लेना। तो सर स्पिरिटेड का मतलब सांस लेने से संबंधित है तो वो जीवित है। लाइव से हमने एडजेक्टिव बना दिया लाइवली, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म की वजह से अपने आप में एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब जिसमें जोश भरा है, जो जीवित है, सिनोनिम हो गया भाई, है कि नहीं। जो जोश से भरा है सिनोनिम हो गया भाई, है ना। एनर्जेटिक है सिनोनिम हो गया भाई। एक ही अकेला शैतान बचा जो एंटोनिम हमारे सामने बनता है। ठीक है, ओके। रूट लेवल की वोकैबुलरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वोकैब विट्स का पहला चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद तो कोई भी वोकैबुलरी परेशान नहीं कर सकती दोस्तों। क्वेश्चन हमारे सामने आता है दोस्तों, आपको एंटोनिम बताना है रेवर्ड का। अगर हम रेवर के बारे में बात करते हैं तो रेवर का मतलब रूट लेवल पर निकलता है रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो रेवर का मतलब अगर रिस्पेक्ट निकलता है, इसका मतलब ये रिस्पेक्टेड मीनिंग अपना तैयार कर रहा है, ठीक है, जिसकी इज्जत मान सम्मान हो। एडमायर्ड सिनोनिम हो गया, एस्टीम्ड सिनोनिम हो गया, ऑनर्ड सिनोनिम हो गया। एक ही बचा एलिमिनेशन मेथड से, तो डिस्पाइट हमारे सामने करेक्ट आंसर बनता है, जिसका मतलब होता है जिसकी लोग मतलब बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं, पसंद नहीं करते, तिरस्कृत जिसे हम हिंदी में कहते हैं। फिर वी कैन सी द आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है मेरे बच्चों, आपको एंटोनिम बताना है इस वर्ड डिस्ट्रॉट का। कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ड में कोई रूट काम नहीं करता है, तो वहां पर हमें थोड़ा प्रीफिक्स की मदद लेनी पड़ती है, सफिक्स की मदद लेनी पड़ती है। आपके सामने इस डिस वर्ड को देखने से समझ में आता है कि ये एक ऐसा प्रीफिक्स है जो किसी भी वर्ड का नेगेटिव मीनिंग जनरेट करता है, ठीक है ना जी। ओल्ड इंग्लिश में इस ट्रॉट वर्ड का मतलब होता था टॉट, यानी कि जिसे पढ़ाया जाता है। तो जिसे नेगेटिव पढ़ाया जाता है वो इंसान अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकता। मेरी बात समझ में आ रही है। जो इंसान नेगेटिव जिसको पढ़ाया जाता है उस इंसान की लाइफ कैसी हो जाती है, ट्रबल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो इंसान अपसेट रहता है। मैं अगर कहूँ तो वो इंसान एजिटेटेड रहता है, ठीक है ना। अब एजिटेटेड का मतलब भी हो गया क्या, गुस्से में रहता है। कुल मिलाकर डिस्ट्रॉट वर्ड का खुद का जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार अगर हम जाएं तो ये एक एडजेक्टिव है। ये भी बात समझ आ गई मेरे भाइयों। अब यहाँ पर अपसेट होना नेगेटिव वर्ड है और वो भी एडजेक्टिव, ट्रबल्ड होना नेगेटिव, वो भी एडजेक्टिव, डिस्ट्रेस्ड होने का मतलब क्या हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, ये भी नेगेटिव। प्लैक का मतलब होता है प्लीज, खुश होना। तो प्लेसिड का मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें आप बहुत ज्यादा शांत हैं क्योंकि आप खुश हैं, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है। अब मेरे बच्चों वहां सभी नेगेटिव, ये सभी नेगेटिव, आपको इसके एंटोनिम के लिए पॉजिटिव की तरफ जाना था, तो करेक्ट आंसर आपकी तरफ से ए निकलता है। ठीक है, अब आप अपना आंसर भी एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है मेरे बच्चों, हमें एंटोनिम बताना है ग्लीफुल का। बाबू ग्ली को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ग्ली का मतलब होता है जॉय, खुशी। और किसी भी लिखे हुए शब्द के आखिर में अगर फुल हम जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनाता है जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज से भरा हुआ, यानी कि फुल ऑफ। तो ग्लीफुल का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर बहुत सारी खुशी भरी हुई हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या हो, खुश और मस्त माहौल हमें देखने को मिले। तो मेरे भाई ये हमारे सामने एक पॉजिटिव वर्ड बनता है। तो भाई पॉजिटिव वर्ड बनता है तो बेटा ये डिलाइटफुल, डिलाइट का मतलब भी खुशी है। इलेटेड का मतलब होता है जिस इंसान का मन बहुत ज्यादा खुश होता है, जिस इंसान का मन बहुत ज्यादा खुश होता है उसे हम कहते हैं क्या चीज, डिलाइटेड, और उसी को हम कहते हैं इलेटेड। बात समझ में आ गई।
हाँ कि नहीं? आगे हमारे सामने आती है मैरी। आप लोगों ने किसी न किसी को मैरी क्रिसमस बोला होगा। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। इस मैरी का मतलब ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी से शादी करना, ठीक है ना जी? है ना? आपने फिल्मों में देखा होगा ना, कोई हीरो किसी हीरोइनी को कहता है विल यू मैरी मी। लेकिन यहाँ इस मिजर, मिजर का मतलब होता है पेन, तकलीफ। तो मिजरेबल, किसी भी शब्द के अंत में एबल या ईबल जब हम जोड़ते हैं तो वो उसे एडजेक्टिव बनाता है। तो सर मिजर मीन्स पेन, तकलीफ। तो सर जो तकलीफ देने योग्य है इसका एंटोनिम यही बैठता है। ये पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एक ही नेगेटिव बनता है। तो सी इसके लिए बेहतर आंसर बन जाता है। हमारे सामने क्वेश्चन आया है, एंटोनिम हमें बताना है मेरे बच्चों आर्केटाइप का। अगर सिर्फ आर्क के बारे में हम समझते हैं तो इसका मतलब होता है रूल करना, ठीक है ना जी? इसका मतलब होता है किसी चीज पर शासन करना। अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है एंशियंट, इसका मतलब होता है चीफ, इसका मतलब निकल कर आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ हो गया मुख्य, चीफ, हेड, ठीक है। अब मेरे भाइयों यहाँ अगर हमें सारी बात समझ में आ गई है तो इसका मतलब हम यहाँ पर थोड़ा एंशियंट टाइप की बात करना चाहते हैं, पुराने टाइप की बात करना चाहते हैं। तो जो पुराने टाइप की बातें वो हमारे लिए आदर्श है, वो हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमारे दादा परदादा कैसे जिए, उन्होंने कैसे लाइफ को समझा। तो बाबू ये हमें समझ में आता है, ये तो सिनोनिम कैटेगरी में चला जाएगा, है ना। आगे हमारे सामने आता है क्या चीज, मॉडल। भाई मॉडल हमारे लिए वो चीज है जिसको हम आदर्श मान के चलते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो भाई साहब ये भी एक तरीके से सिनोनिम हो गया, है ना। टाइप कैसा, प्रोटो। प्रोटो का मतलब होता है नकली, डमी, यानी कि जिसको हम अपने लिए एक नकली डमी मानकर चलते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। तो इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या होता है, जैसे कोई भी, इस चीज को समझो, ये वर्ड बड़ा प्यारा है मेरे बच्चे। कोई भी गाड़ी जब कोई कंपनी मार्केट में लॉन्च करती है तो लॉन्च करने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाकर देखती है कि इस गाड़ी की लुक कैसी है, इस गाड़ी के डायनामिक्स कैसे हैं, इस गाड़ी को देखकर लोगों को लगता कैसा होगा। आप समझ रहे हैं, आज के 10 साल बाद ये गाड़ी कैसी महसूस होती है, वो प्रोटोटाइप है। एक तरीके से हम समझने की कोशिश करें तो प्रोटोटाइप इज अ काइंड ऑफ स्पेसिमेन। प्रोटोटाइप इज अ काइंड ऑफ स्पेसिमेन। मैं दोबारा से लिख देता हूं, ये एक स्पेसिमेन का काम करता है, ठीक है मेरे भाई। यानी कि एक ऐसी चीज जिसको देखकर दूसरी चीजें बनती है, तो ये एक आदर्श बन गया। तो लगभग ये भी सिनोनिम कैटेगरी में, एग्जैक्ट तो नहीं पर लगभग सिनोनिम कैटेगरी में जाता है। इस शब्द पर ही हमारा आंसर टिकता है। अब ये बना कैसे समझते हैं, इस VARY को देखोगे तो ये वर्ब है जिसका मतलब होता है बदल जाना, है ना। जैसे वो आपको छोड़कर किसी और का हो गया तो वो भी बदल गया, ही वेरिड। अगर इस VERY की हम बात करते हैं तो ये शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज होने वाला होता है जिसका मतलब होता है बहुत, ठीक है। तो बात सारी समझ आ गई। वेरिएशन, इसी वेरी के साथ एशन जोड़कर ये नाउन बनाया। डिटेल में समझ आ गया मेरे बच्चों। हियर वी हैव द आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमें एंटोनिम बताना है मेरे बच्चों वैलिएंट का, है ना। वैली का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर। वैली का मतलब होता है ब्रेव यानी कि बहादुर, है ना। तो जो बहादुर लोग होते हैं वो डेयरिंग होते हैं, बोलो हाँ है ना। गैलेंट होते हैं। अब गैलेंट का तो आप लोगों ने सुना होगा ना, गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हर साल हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो गैलेंट्री अवार्ड्स देते हैं, समझ रहे हैं, जो लोग बहादुरी का काम करते हैं। जो हीरो है वो हीरोइक काम करता है। एक लगाने से एडजेक्टिव बना तो ये भी सिनोनिम बैठ गया। तो कावर्डली यही इसका एंटोनिम बनता है। मेरी बात समझ रहे हैं? एंटोनिम ही हमें मार्क करना था। कावर्ड एक नाउन है, LY जोड़ने से कावर्डली एक एडजेक्टिव बना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का एंटोनिम एडजेक्टिव। तो इस शब्द पर आप लोगों को ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ये लिखा है हेलिश, है ना। हेल का मतलब होता है नर्क। अगर मैं इसके लिए सिनोनिम तैयार करता हूं तो इन्फर्नो, ये हो गया नर्क, ठीक है ना जी। अब हम सभी को सब ये बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि किसी भी शब्द के अंत में इश अगर हमने जोड़ दिया तो इश उस शब्द को एडजेक्टिव बनाता है जिसका मतलब होता है हैविंग द क्वालिटी ऑफ, जिसका मतलब होता है हैविंग द क्वालिटी ऑफ, ठीक है ना। यानी कि जिसमें एक क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके साथ हम इश को जोड़ देते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो हेलिश अपने आप में नर्क से रिलेटेड जिसकी अंदर बातचीत हमें देखने का मन करे तो उसे हम कहते हैं क्या चीज, इश, है ना। तो अच्छा चलो एक चाइल्ड के साथ हम इश जोड़ देते हैं
तो चाइल्डिश का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी बात हो गई जिसमें चाइल्ड की क्वालिटी हो। तो बाबू वो नेगेटिव वर्ड है, जिस पर श्राप लग जाए वो भी नेगेटिव होगा, जिसको देखकर हमें बहुत ज्यादा एंगर आ जाए, गुस्सा आ जाए, ऐसा एंगर आ जाए कि सब की चीज में आग लगा दी जाए, वो फियरी है ना। तो मॉन्स्टर जैसा बिहेवियर करने वाला मॉन्स्टर्स है। तो डिवाइन, डिविन, डिविन का मतलब ही गॉड होता है। तो डिवाइन का मतलब होता है जिसका बिहेवियर गॉडली है। डिवाइन का सिनोनिम अगर मैं आपको कहूं तो गॉडली है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये बाबू एडजेक्टिव है। तो इसके लिए करेक्ट एंटोनिम अगर हम जाएं तो हमारे लिए सी फॉर चाइना इसके लिए बेहतरीन आंसर बनता है। हमारे सामने शब्द आया है मेरे बच्चों, एंटोनिम बताना है पोस्टुलेट का, है ना। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पोस्टुल की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को क्लेम करना, किसी भी चीज को डिमांड करना, या फिर किसी भी चीज को पूछना। मेरी बात समझ रहे हैं। तो पोस्टुल के साथ ये जो एट जोड़ दिया गया है ये इसे वर्ब बनाती है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को करना या फिर किसी भी चीज को बना देना। तो पोस्टुलेट का मतलब होता है जो चीज कोई मांग रहा है उसके लिए आप उसको बना दें, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब हमें ये समझ आया कि कोई भी ऐसा लॉजिकल स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा लॉजिकल स्टेटमेंट जिसको हम सिचुएशन को देखकर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्टुलेट, ठीक है ना जी। तो पोस्टुलेट अपने आप में यहां पर वर्ब की तरीके से नहीं, एक नाउन की तरीके से ही पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये प्रिंसिपल, इसी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो रूल, कोई भी नियम, लॉजिकल बातों के आधार पर एक नियम बना देना, ठीक है ना। तो यही चीज कहलाती है मैक्सिम। इसी चीज को हम मैक्सिम कहते हैं, है ना। मैक्सिम अपने आप में क्या होता है, एक ऐसा रूल जो कि फ्रेज के आधार पर तैयार होता है। जैसे आपको क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो हम हमेशा आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल पर लेकर जाते हैं। आप कहेंगे सर सिंपल का मतलब जो बहुत इजी चीजें हैं, जो बहुत इजी चीजें हैं, पहले वो समझाते समझाते आपको मैं कॉम्प्लेक्स लेवल पर लेकर जाता हूँ, है ना। हर एक टॉपिक का पहले बेसिक आपको समझाऊंगा और उसके बाद धीरे 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 डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, तो आपको पता ही नहीं चलता। तो ये मैक्सिम हो गया मेरे भाई, है ना। तो यही अपने आप में क्या हो गया, प्रोपोजिशन हो गया, एक तरीके की अवधारणा। प्रोपोजिशन का मतलब होता है एक तरीके का प्रस्ताव, किसी के सामने हमने कोई काम कैसे करना है इस बात को लेकर एक प्रस्ताव रख दिया, प्रोपोजिशन हो गया। अजम्पशन, अनुमान हो गया। ये दोनों तो एग्जैक्ट सिनोनिम है। तो बचा हमारे सामने एक ही नॉनसेंस, यानी कि ये अपने लिए क्या हो गया मेरे राजा बेटा, नेगेटिव हो गया। ये अपने लिए क्या हो गया मेरे राजा बेटा, नेगेटिव होगा। तो बस तो फिर यही हमारे लिए करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है मेरे बच्चे। ओके, क्वेश्चन हमारे सामने आता है वेनरेशन। अगर सिर्फ वेनर की हम बात करते हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है किसी की पूजा करना, किसी को लव करना, किसी को मान सम्मान देना, रिगार्ड करना। एशन लगाने की वजह से ये बन गया अपने आप में नाउन। तो वेनरेशन का मतलब क्या हुआ, किसी के प्रति इतने आपके मन में श्रद्धा हो कि आप उसका मान सम्मान करें। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एशन लगाने की वजह से नाउन हो गया। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये हो गया आपका श्रद्धा। श्रद्धा कपूर नहीं, ठीक है, वरना शक्ति कपूर मारेगा पकड़ के। तो भाई ये वर्ड अपने आप में पॉजिटिव हो गया है। किसी का रिगार्ड करना भी पॉजिटिव है ना जी। किसी की प्रशंसा करना भी पॉजिटिव है ना। किसी की एप्रिसिएशन भी पॉजिटिव है। तो कंटेम्प्ट एक अकेला ही बचता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज के प्रति घृणा दिखाना। यही एक वर्ड है जो अपने आप में नेगेटिव है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो कंटेम्प्ट का एक सिनोनिम मैं आपको बता देता हूं। पेपर आपसे पूछे तो आपको ये बिल्कुल नहीं कहना कि गोपाल वर्मा सर ने बताया, ठीक है। तो ये बेहतरीन आंसर आपके लिए बन गया है। हमारे सामने वर्ड आया है मेरे बच्चे, एंटोनिम हमें बताना है गैसली का, ठीक है ना। अगर हम GHAST की बात करें, हालांकि ये एक ऐसा रूट वर्ड है जो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, समझ रहे हैं। इसका मतलब होता है खा जाना, टू डेवोर। डेवोर का मतलब होता है बिना चबाए निकल जाना। कई बार ऐसी सिचुएशन हमने देखी है कि बहुत ज्यादा जब भूख लगती है ना, तो भाई साहब हम किसी भी चीज को जबरदस्त लेवल पे खा जाते हैं, है ना। कंज्यूम करना, ठीक है ना। आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी चलती है पेट्रोल पर। अब जब पेट्रोल पर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी पेट्रोल ऐसे पीती है, ऐसे पीती है, मतलब आपको ये लगता है कि भाई साहब, वो हम गांव देहात की भाषा में कहते हैं ना, बिल्कुल यूं ओक लगा के सारा पेट्रोल पी जाती है।
6 की माइलेज दे रही है, तो दिल घबराता है यार ऐसी गाड़ी रखने से, समझ रहे हैं? तो ऐसी गाड़ी के लिए हम क्या कहते हैं, दिस कार इज गैस्टली, है ना, यह गाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा खून पीती है। आप समझ में आ रही है? अब यहां से हमें इस वर्ड का तो मीनिंग समझ नहीं आया, एलवाई जोड़ने से ये एडजेक्टिव बनता है, ठीक है ना, और इसका मतलब क्या होता है, फियरफुल, जो बहुत ज्यादा डर पैदा कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉजिंग, जो हमारे अंदर क्या चीज ला दे, कॉजिंग हॉरर, जो हमारे अंदर खौफ पैदा कर दे। कुल मिलाकर मेरे बच्चों को ये पता चला कि ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव है। बाबू अगर ये नेगेटिव हो गया है तो प्लीजेंट खुशनुमा है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। सब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे सामने टेरिबल, डरावना, नेगेटिव हो गया। ऑफुल अपने आप में नेगेटिव है। इस ऑफुल का एंटोनिम आप लोग हर रोज बोलते हैं ऑसम, ठीक है ना, फन। अब ड्रेड का मतलब होता है फियर, तो ड्रेडफुल का मतलब तो फियरफुल हो गया, यानी कि ये भी नेगेटिव हो गया। तीनों नेगेटिव सिनोनिम कैटेगरी में चले गए बाबू। पॉजिटिव कैटेगरी का जो वर्ड है यही हमारे लिए एंटोनिम है, तो यही हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो हाँ, ठीक है। चलो एक बार वेरीफाई कर लीजिए। क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटोनिम हमें बताना है, वर्ड इज स्वेल्टरिंग। ये वर्ड बना है स्वेल से। स्वेल का मतलब होता है किसी भी चीज का जलना, ठीक है ना। एडजेक्टिव की तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ब्राइट, या फिर हम कहने की कोशिश करें शाइनिंग। वर्ब की तरह से अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब निकल कर आता है टू शाइन, किसी भी चीज का चमकना, ठीक है ना। तो स्वेल्टरिंग अपने आप में आईएनजी जोड़ने से कंफर्म हो गया, क्या हो गया है, ये एक एडजेक्टिव हो गया, है ना। अब किसी भी चीज में बहुत ज्यादा अगर जलने की एक्टिविटी हो जाए, जलने की अगर एक्टिविटी हो जाए तो इसका मतलब वो हॉट है, तो यानी कि ये तो हमारे सामने कैसा हो गया, ये हमारे सामने सिनोनिम हो गया भाई। फिर हमारे सामने वार्म आ गया, ये भी अपने आप में सिनोनिम हो गया। ह्यूमिड का मतलब होता है उमस भरा, और उमस तब होती है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हाँ है ना। जुलाई के महीने में एक उमस का महीना कहा जाता है, जिसमें इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि पानी भी नहीं पिया जाता, कूलर भी गर्म हवा फेंकता है, तो ये भी सिनोनिम कैटेगरी में आ गया। तो फ्रीजिंग का मतलब होता है जो जमा दे, जो जमा दे, ठंड से पूरी तरीके से जमा दे, है ना, फ्रीजिंग। तो यही वर्ड अपने आप में मेरे प्यारे भाइयों, ये तो नेगेटिव है ना सारे के सारे, तो यही एक पॉजिटिव बचा है, एंटोनी में यही बैठ सकता है। करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें इसका एंटोनिम बताना है दोस्तों, और वर्ड लिखा है हमारे सामने फिक्टिशियस। अगर मैं फिक की बात करूं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बना देना, ठीक है ना। ओ यू एस की वजह से क्या मतलब हुआ, फुल ऑफ। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया, इसका मतलब हमें समझ में आया जो पूरी तरीके से बनावटी हो। बनावटी को ही हम काल्पनिक कह देते हैं। अब काल्पनिक अगर कहने की कोशिश हम करें तो इसका मतलब हमें समझ में आता है जो कल्पनाओं से भरा हुआ है ना। तो कल्पनाओं से भरा हुआ है, नकली हो गया, है कि नहीं जी, समझ रहे हैं। तो इमेजिन्ड का मतलब जो कल्पनाओं से भरा है, ये भी नकली हो गया, नेगेटिव हो गया। फैब्रिकेट, फैब्रिक का मतलब होता है टू मेक, बनाना। फैब्रिक का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। फैब्रिकेटेड तो एक एडजेक्टिव है, फैब्रिकेशन एक नाउन है, और फैब्रिक कपड़े को बनाने की एक्टिविटी का नाम दिया जाता है ना। तो ये जो अनरियल है ये भी अपने आप में नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तीनों अपनी जगह सिनोनिम बैठ के जेन्युइन हमारे सामने एक वर्ड है जो पॉजिटिव है। जेन्युइन की स्पेलिंग आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, पहले आप लिखेंगे जेनु। जेनु का मतलब होता है जिसका जन्म हुआ है, मेरी बात समझ में आ रही है, जिसका जन्म हुआ है, और इसी के साथ आपने जोड़ दिया इन। इन का मतलब हमें क्या समझ में आता है, जो कॉन्टिन्यू है, यानी कि जो जैसा पैदा हुआ है वो वैसा ही चलता आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं, उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं, उसके अंदर कोई मेल प्रैक्टिस नहीं। तो वो जेन्युइन का मतलब रियल होना है। जेन्युइन का मतलब रियल होना है, ऑथेंटिक होना है, ठीक है बच्चे। तो ये बहुत प्यारा सवाल सामने आ गया। क्वेश्चन हमारे सामने आया है, हमें एंटोनिम बताना है वेरासिटी का। अगर मैं VER या VERA की बात करता हूं तो इसका रूट लेवल पर अर्थ होता है ट्रुथ, सत्य। इटी लगाने की वजह से ये बन गया अपने आप में नाउन, और ये बताने की कोशिश करता है किसी चीज की अवस्था, यानी कि सच होने की अवस्था, सत्य होने की अवस्था, जो सच है उसी की बात कही जा रही है। ऑनेस्टी हमारे सामने पॉजिटिव वर्ड हो गया, ट्रुथफुलनेस हमारे सामने पॉजिटिव हो गया, एक्यूरेसी हमारे सामने पॉजिटिव वर्ड हो गया,
फॉल्स, झूठ से बना हुआ, यही नेगेटिव है। तो एंटोनिम के लिए हमारे पास यही करेक्ट आंसर बचता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने आया मेरे बच्चों, आपको एंटोनिम बताना है वर्ड ओरेकुलर का। अगर मैं सिर्फ ओरेक के बारे में समझने की कोशिश करता हूं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बोलना। नाउन की तरीके से अगर हम चलें तो इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ माउथ, ठीक है ना। अगर हम इसी की तरीके से स्पीक की तरीके से वर्ब के एक और अर्थ निकाले तो प्रे, प्रार्थना करना। अब पुराने टाइम में जो पर्शियन हुआ करते थे, पुराने टाइम में जो रोमन्स हुआ करते थे या ग्रीक के लोग हुआ करते थे, वो किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले ओरेकल से बात करते थे। ओरेकल वो मिस्टीरियस पंडित हुआ करते थे उस समय के, वो रिलीजियस पीपल हुआ करते थे जो सुप्रीम पावर से, यानी कि अगर मैं कहूँ तो आत्माओं से बात करके बता देते थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, आपकी जीत होगी या आपकी हार होगी। आप समझ रहे हैं? तो मेरे बच्चों, ओरेकुलर इसी वर्ड से बना है, यानी कि कुछ बोलना, प्रार्थना करना, और जो सिर्फ मुंह से रिलेटेड है। समझ रहे हैं? तो ओरेकुलर का मतलब इसी की वजह से हो गया कुछ ऐसी बात बोलना जो सामान्य लोग नहीं, परमात्मा से बात होती है। तो ये अपने आप में एक तरीके से मिस्टीरियस हो गया है भाई, ये मामला अपने आप में मिस्टीरियस हो गया है, रहस्यमय हो गया है। आप समझ रहे हैं? हर किसी के आसानी से समझ नहीं आता, तो इसीलिए इसको ना ऑब्सक्योर भी हम कह देते हैं। कुल मिलाकर ये नेगेटिव वर्ड सा बन जाता है ना जी। ठीक है जी। तो भाई हमारे सामने आदर्शवादी कोई भी चीज, हर किसी के सामने आदर्श है, ये तो नहीं चल पाएगा। आदर्श तो हर किसी की समझ में आता है। एनेक्सियस का मतलब वरिड होता है, तो वरिड का इससे दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। इम्प्रेस करने का मामला तो पूरी तरीके से अलग होगा, है ना जी। इम्प्रेस अपने आप में किसी को किया भी जाता है, तो इम्प्रेस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब होती है। इससे अगर एडजेक्टिव आपको बनाना है तो आप इसे इम्प्रेसिव कहते हैं, ये एडजेक्टिव हो गया। और इम्प्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये नाउन हो गया। सिर्फ सफिक्स का गेम है। ये चीज मैंने आपको वोकैबुलरीज के पहले चैप्टर में बता दिया कि सफिक्स ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने में ज्यादातर मदद करते हैं। तो बच्चा हमारे पास क्या चीज, लूसिड। लुक की बात अगर हम करते हैं तो लाइट, यानी कि लूसिड का मतलब होता है जो समझने में बहुत आसान हो, जिसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी हमें देखने को मिल जाती है। समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, ए आर लगाने की वजह से ये एडजेक्टिव हमारे सामने बना। तो एडजेक्टिव का सिनोनिम एंटोनिम एडजेक्टिव ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं, है ना। हियर वी कैन चेक द आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको एंटोनिम बनाना है पीविश का। अगर हम इस पीविश वर्ड में सिर्फ पीव को समझने की कोशिश करते हैं तो पीव का अपना ही मतलब निकल कर आता है, एक ऐसा इंसान जिसका ना टेम्पर बहुत डाउन होता है, किसी भी बात पर जो है गुस्सा हो जाता है। इसी को हम बैड टेम्पर्ड कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती, उसे हम पीव कहते हैं। अब इसके आखिर में इश जोड़ने का मतलब क्या समझ में आया, जिसके अंदर ये क्वालिटी हो, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये एडजेक्टिव बन गया, है ना। तो ऐसे इंसान जिसको एकदम से गुस्सा आ जाए, चिढ़ जाए, ऐसे इंसान को हम पीविश कहते हैं। और ये जो इंसान होता है भाई, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है ना, चिड़चिड़ा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब डल होने का मतलब तो वो हुआ जिसमें कोई इंटरेस्ट ना आए। डल होने का मतलब वो हुआ जिसमें कोई भी इंटरेस्ट ना आए, जिसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, नीरस होता है। इसको हम ब्लंट भी कह देते हैं। यहाँ आता है टीडियस। टीडियस का मतलब हमें क्या समझ में आया? टीडियस का मतलब हमें समझ में आता है, जैसे आपने धुरंधर मूवी 2 देखी, बहुत लंबी फिल्म है, इतनी लड़ाई, इतनी मारकाट, कितनी देखें। लड़ाई की भी एक लिमिट तो हो, कितनी लड़ाई देखें। तो टीडियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा लॉन्ग, और इतना ज्यादा कोई चीज बड़ी हो जाए जो अपने आप में डल ही हो जाती है। दोनों सिनोनिम बैठ गए हैं, नेगेटिव हैं। आता है अगला हमारे सामने फ्लैट। फ्लैट किसे कहा जाता है भाई? फ्लैट हम उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर कोई मतलब उतार चढ़ाव ना हो, और जो उतार चढ़ाव ना है तो इसका मतलब ये भी चीज अपने आप में एक तरीके से क्या हो गई, डल हो गई। मेरी बात समझ में आ गई? इवन होने का मतलब क्या होता है? समतल। किसी भी इंसान की लाइफ बिल्कुल प्लेन नहीं होती, लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में, किसी भी इंसान की लाइफ में आते ही आते हैं, ये आपको समझना होगा। तो ये सभी एक सिमिलर कैटेगरी में जाते हैं। तो भाई हमारे लिए एंटोनिम अगर बनाना है तो सुआव करेक्टिस के लिए बनेगा। और बाबू सुआव का मतलब हमें क्या समझ में आता है? यानी कि जो हर बात को सहन कर लेता है,
जो हर बात को सहन कर लेता है, ठीक है ना जी, टॉलरेट करने वाला होता है, ये पॉजिटिव वर्ड अपने आप में बन गया। सो आपका मतलब क्या हुआ, जो आसानी से हर बात को क्या होता है, सहन कर लेता है, विनम्र रहता है, ठीक है भाई। हमारे सामने वर्ड आया है विल्ट, आपको इसका एंटोनिम बताना है। अब इसमें रूट लेवल की कोई जानकारी काम नहीं कर पाएगी, रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कोई रूट जैसी चीज है नहीं। फिर भी हम रूट जैसी चीज अगर लगाने का काम करें, WIL या WILL, तो इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए डिजायर करना, किसी भी चीज के लिए विश करना, या किसी भी चीज की विश होना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो विल्ट का मतलब हमें समझ में यहां से कोई कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस विल्ट का मतलब हमें समझने की कोशिश करनी है, तो समझ आता है विदर्ड। विदर्ड का मतलब अपने आप में क्या होता है, विदर्ड का मतलब होता है जो मुरझाया हुआ है। अब यहाँ विदर्ड तो मैंने आपके सामने सेकंड फॉर्म लिखी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी अपने आप में वर्ब ही है, और दोनों का मतलब होता है मुरझाना। समझ में आ रहा है? यानी कि जिस चीज के अंदर कोई बीमारी हो जाए, या फिर अगर कहें जिसमें कोई मतलब सही तरीके की उसको डाइट ना मिले, कोई पौधा है उसको सही तरह से पानी ना मिले, तो उसका मुरझाना शुरू हो जाता है। कोई बच्चा है, अगर उसको सही तरीके की मोटिवेशन नहीं मिले पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो धीरे 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 पढ़ाई को बोरिंग मानता है और मुरझा जाता है ना? तो ये हो गया हमारे लिए विल्ट। ओके, अब इसका मतलब अपने आप में एक ऐसी वर्ब है जो नेगेटिव कैटेगरी में लेकर चली जाती है। स्ट्रिक्ट अपने आप में सिर्फ एक एडजेक्टिव है, स्ट्रिक्ट अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव है, तो वर्ब का सर एंटोनिम एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता। रिवाइव एक वर्ब है, रिवाइव का मतलब होता है जब किसी में दोबारा से लाइफ आ जाए। बाबू री का मतलब होता है अगेन, ठीक है ना, और विव का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जिसमें लाइफ दोबारा आ जाए। एंटोनिम तो बैठ रहा है, दया के बिना, मर्सीलेस मींस विदाउट मर्सी, तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया हमारे सामने, है ना भाई। अब मर्सीलेस अगर हम समझेंगे तो ये एडजेक्टिव है। क्रूअल हम कहते हैं उस इंसान को जो अनकाइंड हो गया, तो भाई यहाँ पर ये तो वर्ब है, तो वर्ब से हम लोगों को वर्ब को ही कनेक्ट करना होगा। तो सही आंसर हमारे लिए सी फॉर चाइना बनता है। हियर वी कैन चेक। क्वेश्चन हमारे सामने आता है मेरे दोस्तों, इम्प्यूट, आपको इसका एंटोनिम बताना है ना। अगर इम के बारे में हम समझते हैं तो एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। अगर हम सिर्फ प्यूट के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना या फिर किसी भी चीज को क्लीन करना। तो जो साफ है उसको गंदा कर देना, जो आप सोच रहे हो उसके बारे में बुरा सोचना। तो इम्प्यूट वर्ड का बन जाता है क्या मीनिंग, इम्प्यूट अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के बारे में बुरा सोचना, है ना। तो ये एक वर्ब है, तो इसका मतलब मैं अगर कहूँ तो किसी के बारे में बुरा सोचना, तो इसका मतलब ये भी समझ के आता है कि भाई हम किसी को क्रिटिसाइज कर दे रहे हैं। हम क्या कर दे रहे हैं, किसी इंसान को क्रिटिसाइज कर दे रहे हैं, किसी पर आरोप लगा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि किसी भी इंसान के बारे में उसकी बुराई, उसके द्वारा किया गया कोई गलत काम, उसी चीज पर हम जोर डाल दे रहे हैं। तो भाई ये अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है, लाइवली वर्ब नहीं है। लाइवली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैप्पी, जिंदा दिल। ये तो पूरी तरीके से अलग हो गया वर्ड भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बाहर हो गया, है कि नहीं। किसी भी शब्द के साथ हम फुल जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव होता है खुशी से भरा, सर नहीं चलेगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं? ये भी अपने आप में एडजेक्टिव है भाई। आता है आगे एनर्जेटिक, एक जोड़ने से एडजेक्टिव बना, तो ये भी डिस्कशन से बाहर हो गया। एक ही वर्ब हमारे पास बचता है जो इसके लिए करेक्ट आंसर बनता है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है किसी का साथ निभाना, समर्थन देना। जबकि ये लिखा वर्ड इम्प्यूट है, इसका मतलब है किसी के विरोध में कुछ बोलना। ठीक है, बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है व्हेन। इसके लिए कोई फिलहाल के लिए मतलब रूट लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जो चीज लॉन्ग है, यानी कि जो चीज लॉन्ग है वो एग्जैक्टली लंबा होने का मतलब क्या हुआ। अगर मान लीजिए आप कोई सफर तय कर रहे हैं बहुत लंबा है, तो नेचुरल सी बात है वो बहुत थकाने वाला होगा, हाँ कि नहीं। वो बहुत ज्यादा वियरिसम होगा, वियरिसम का मतलब भी जो थकाने वाला है। तो आप तो कहेंगे सर जी ये तो सारे के सारे सिनोनिम बैठ गए हैं। तो सर जो लॉन्ग है मीन्स रास्ता जो लंबा है, थकाने वाला, वो हेल्दी तो नहीं हो सकता, बस यही तो एंटोनिम है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वैन का मतलब अगर हम समझने का काम करते हैं तो ये बेसिकली एक ऐसा मतलब एक्सप्रेशन होता है जिसमें कोई इंसान बीमार दिखता है ना। तो इसके लिए अगर सिनोनिम की हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है मेरे भाइयों, और एडजेक्टिव होने का मतलब इसका मतलब हो गया ये येलोविश फेस हो जाना, पेल पड़ जाना,
किस वजह से? जब आप किसी भी तरीके से बीमार हैं, उस वजह से। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सवाल है। दूसरे तरीके से हमने इसके ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, विलीफाई का आपको एंटोनिम बताना है। तो VIL को अगर हम रूट लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं तो ये हो गया अपने आप में चीप, यानी कि जो बिल्कुल बेस है। बेस होने का मतलब जो बहुत ही घटिया स्तर की कोई चीज है, ठीक है ना, चीप लेवल की कोई चीज है। किसी भी शब्द के अंत में IFY जब हम जोड़ते हैं तो ये इसको वर्ब बनाता है, और जिसका मतलब निकल कर आता है टू मेक, किसी भी चीज को बना देना। तो किसी भी चीज को घटिया बना देना, इसी चीज को हम विलीफाई कह देते हैं। और घटिया बना देने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं किसी भी चीज की वैल्यू को मार्केट में या पब्लिक के बीच में बहुत ज्यादा खराब कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो विलीफाई का अगर नजदीकी मीनिंग हम बैठाने की कोशिश करते हैं तो ये बनता है क्रिटिसाइज करना। ठीक है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करने का मतलब तो ये भी होगा कि हम किसी भी इंसान को डिफेम कर रहे हैं। तो डिफेम तो इसके सिनोनिम कैटेगरी में चला गया, है ना। मैली का मतलब बैड होता है, किसी के प्रति बुरी भावना, तो ये भी सिनोनिम है, तो ये भी सिनोनिम है, बोलो है ना। स्लर अपने आप में क्या हुआ भाई? स्लर का मतलब होता है जब किसी के सामने हम चाय पीते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ये चाय है और ऐसे करके कोई चाय पिए तो स्लर की आवाज आती है। इसका मतलब क्या होता है? एक इंसल्टिंग वे में, ये एक वर्ब होती है बेटा, जिसका मतलब होता है जब किसी को कोई इंसल्ट करता है। सभी के सभी शब्द नेगेटिव कैटेगरी में आ गए हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर जो मेलाइन वर्ड लिखा है ना, ठीक है ना, ये नाउन भी होता है, तो इस वजह से ये वैसे भी बाहर है। तो कमेंड अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट वर्ड हो गया हमारे सामने। COM का मतलब होता है टुगेदर, साथ में। और अगर मेंड की हम बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया इम्प्रूव करना। तो जब हम साथ में मिलके किसी के इम्प्रूव होते हैं, जब हम किसी के साथ में मिलकर इम्प्रूव होते हैं तो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। तो कमेंड का मतलब प्रशंसा करना होता है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। यही इसका करेक्ट आंसर भी बनता है। क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है मेरे बच्चों, एंटोनिम हमें बताना है स्क्रपुलस का। अगर हम सिर्फ स्क्रपुल को ही समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है टाइनी पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर। और जब आप रास्ते पर चलते हैं, छोटे छोटे पत्थर अगर पड़े हुए हैं तो आप लोग बहुत ज्यादा सावधान होते हैं कि कहीं कोई पत्थर हमारे पैरों में चुभ ना जाए, हमें किसी भी तरीके से चोट ना लग जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्क्रपुलस अपने आप में OUS होने की वजह से तो एडजेक्टिव बन गया। इसका मतलब हमें समझ में आ गया माइंडिंग। माइंडिंग का मतलब ध्यान लगाना किसी चीज पर, टाइनी डिटेल्स पर, छोटी छोटी डिटेल्स पर पूरा ध्यान लगाकर चलना, पूरा ध्यान लगाना और अपने आप को सतर्क रखना, सावधान रखना, छोटे छोटे पत्थरों पे ध्यान लगाना। तो ये तो अपने आप में एक पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड हुआ मेरे बच्चों, है कि नहीं? ठीक है ना। अब प्रिंसिपल्ड, देखो पहले तो आप इसको समझिएगा मेरे भाई, ये आपके पेपर में दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, होमोनिम होमोफोन के नाम से। प्रिंसिपल नाउन की तरीके से अगर हम समझने का काम करें तो ये बेसिकली आपके स्कूल का प्रधानाचार्य हुआ करता है, हेड टीचर जिसे कहा जाता है। अगर इसी प्रिंसिपल को मैं एडजेक्टिव की तरह यूज करूं तो इसका मतलब होता है चीफ, यानी कि इसका अर्थ होता है मुख्य, है ना। यहाँ पर स्पेलिंग के अंदर PLE लिखा है, यानी कि प्रिंसिपल्ड का मतलब हमें समझ आता है वो इंसान जो सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है ना। सिद्धांतवादी इसको हम हिंदी में कहते हैं, यानी कि जो इंसान स्टिक करता है रूल्स से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नियमों से, सिद्धांतों से, है ना। तो नियम सिद्धांत किसके होते हैं? जो एथिक्स पढ़ते हैं, यानी कि जिनके पास नैतिकता है। ये दोनों तो सिनोनिम बैठ गए, है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? केयरलेस जो लापरवाह होता है। अब लापरवाह का इससे लेना देना है, आप कहेंगे सर इसका लापरवाह से लेना देना, तो मतलब जो परवाह नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन सर यहाँ पर जो टाइनी डिटेल्स पर ध्यान दे रहा है ना, इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? जो इंसान नैतिक रूप से मोरली अपराइट है, जो इंसान नैतिक रूप से अपनी कमर सीधी रखता है, अपने आप को ध्यान रखता है, तो ज्यादा बेहतरीन एंटोनिम जिसका ईमान नहीं होता, तो ज्यादा बेहतरीन एंटोनिम तो इसके लिए यही बैठता है। ये काफी नजदीक था। अब लापरवाह आप किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं। आप घर गए, आपने शूज अपने इधर उधर छोड़ दिए, सॉक्स इधर उधर फेंक दी, 2 दिन बाद आपको अपने सॉक्स और शूज की जरूरत पड़ी, यू वर केयरलेस, आप केयरलेस थे। लेकिन इसमें नैतिकता की बात कहीं दिखती नहीं है।
तो बाबू ये थोड़ा सा नजदीक होकर हट गया। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे लिए डी बन गया। हियर वी कैन चेक द आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने है मेरे बच्चों, अरेन, है ना। एंटोनिम इसका बताना है आप लोगों को। अब देखो इस अरेन के बारे में अगर हम समझने का काम करते हैं तो ए आर का मतलब होता है किसी चीज को ज्वाइन कर देना, है ना। जैसे एक आपने टर्म पढ़ा आर्टिकल, जो किसी से संबंधित लिखा जाता है। आपने कहा आर्म, यानी कि जो बॉडी से अटैच होती है ना, ए आर। अब अगर इस आर ए आई जी एन को हम समझने का काम करें तो ये बिगड़ा हुआ रूप है इसका मतलब। और इसका मतलब होता है क्या चीज, या तो कंट्रोल या फिर अगर हम कहें तो शासन, यानी कि रूल। तो अरेन का मतलब ये कहते हैं कि जब हम किसी इंसान को बार बार ये चीज कहते रहे, भाई तुम्हारा तो राज है, तुम्हारा तो राज चल रहा है ना, तुम्हारी के हिसाब से तो दुनिया काम कर रही है, तो बेसिकली उस इंसान पर क्या किया जाता है, एक तरीके से अच्छे बड़े लेवल पर उसके रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल लेवल लोगों से वो उसकी अच्छी उठ बैठ है ना, बड़े बड़े लोगों के बीच उठ बैठ है। तो इसका मतलब हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को लेकर कि भाई उसकी तो बहुत तगड़ी जान पहचान है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अरेन अपने आप में एक वर्ब हो गई है, जिसका मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं। कैसे आरोप लगाते हैं कि वो टॉप क्लास के लोगों के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी। ये ज्यादातर आपको न्यूज वगैरह में देखने को मिलेगा इस वर्ड का मीनिंग, क्योंकि अधिकतर नेताओं के साथ कुछ आईएएस आईपीएस वगैरह का कनेक्शन ऐसे जुड़ा हुआ आप लोगों को मिलता है। सेल्फिश, आईएसएच जोड़ दिया है तो ये एडजेक्टिव है। अब आपको ये पता बाबू वो वर्ब है, ये एडजेक्टिव दूर तक कनेक्ट नहीं होगा। हंग्री, हंग्री अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि ये भी अपने आप में भूख से रिलेटेड हो गया। सर वहां वर्ब है, ये मामला गलत हो गया, है ना। अब अगर ग्लटनस की बात हम करते हैं तो ग्लट, ग्लट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्वेलो कर लेना, है ना। यानी कि जो जो उसके सामने आए उसने उठाया और उसको यूं का यूं क्या कर लिया, निगल लिया। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। उठाया निगल लिया, यानी कि चबाया ही नहीं, यानी कि यही वो वर्ड हो गया ग्लटनस। ओ यूएस की वजह से एडजेक्टिव पे टू, तो इफी की वजह से ये वर्ब बचा है, तो यही इसका आंसर है। यहाँ आरोप लगाना, यहाँ किसी चीज का स्पष्टीकरण दे देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आपको जो समझाने का पर्पस है, किसी भी वर्ड को समझे बगैर आप कर रहे हो तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि इसका मीनिंग आपने रट लिया, ना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी हुई, ना आपको रूट लेवल की जानकारी हुई, और आपने वो कैब की किसी भी बुक से पूरी लिस्ट आपने रट ली। सर वो रटा हुआ ज्यादा लंबे समय तक काम तो आएगा नहीं, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। ठीक है बाबू। तो करेक्ट आंसर यहाँ ए हमारे लिए एंटोनिम बनता है। हियर वी कैन चेक द आंसर। एक प्यारा सा वर्ड हमारे सामने आया, आपको एंटोनिम इसका बताना है। इसे है कहा है असेंड, है ना। असेंड का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, छोटा बड़ा 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 बड़ा, है ना। मैथमेटिक्स में असेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे, है ना। तो ये हो गया हमारे सामने असेंडिंग ऑर्डर, ए से शुरू होके जेड तक जाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ सर छोटे से बड़े की तरफ नहीं, बड़े से छोटे की तरफ जाना, एक दूसरे के एंटोनिम में। तो ये तो हमें सीधा सीधा आंसर मिल गया, है ना। राइज का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, सोर का मतलब ऊपर उड़ना, क्लिम का, इसके अंदर बी की साउंड नहीं आती, इट इज कॉल्ड क्लिम, ठीक है ना। तो क्लिम का मतलब क्लिम अप ऊपर चढ़ना, क्लिम डाउन नीचे उतरना। तो ये तो अलग ही कैटेगरी का वर्ड हो गया, है ना भाई। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर सीधा सीधा बैठता है असेंड ऊपर की तरफ चढ़ना, डिसेंड नीचे की तरफ उतरना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है मेरे बच्चों, हमें एंटोनिम बताना है नेव वर्ड का। देखिए नेव हम उस इंसान को कहते हैं जो इंसान बहुत ज्यादा बेईमान होता है ना। वही बहुत ही ज्यादा क्या होता है, छल कपट से भरा होता है। ऐसे इंसान को हम कहते हैं रोग, छलिया, कपटी, कमीना, ठीक है ना। जो दूसरों की मासूमियत का फायदा उठाता है, ऐसा इंसान बड़ा दुष्ट होता है, बेईमान होता है, डिसऑनेस्ट पर्सन। तो ये जो नेव हमारे सामने आ गया है, एक तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन हो गया, क्योंकि इंसान की बात ये कर रहा है, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव हो गया है। अब मेरे भाई अगर हम इस नेगेटिव के बारे में बात करें, शेडी, शेडी हम उस इंसान को कहते हैं जो इंसान छिपकर रहता है, छिपी हुई जिसकी हरकतें हैं। लेकिन किसी भी शब्द के साथ अगर वाई हम जोड़ देते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, जिसका मतलब होता है हैविंग द क्वालिटी ऑफ, ठीक है ना। हैविंग द क्वालिटी ऑफ, जिसके अंदर कोई क्वालिटी नजर आती है। जैसे फ्लैश का मतलब चमक, फ्लैशी का मतलब चमकीला हो गया, है ना। तो यानी कि ये तो अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। सर नाउन का एंटोनिम एडजेक्टिव कैसे,
फज का मतलब क्या होता है? फज का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर जो मतलब बुलबुला होता है ना। तो फजी, बुलबुलेदार, इसका मतलब ये भी अपने आप में शेडी जैसा ही हो गया है एडजेक्टिव। तो सर नाउन एडजेक्टिव नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। डार्क की अगर हम बात करते हैं तो डार्क भी अपने आप में एडजेक्टिव है, जिसका मतलब अंधेरा होता है, तो ये भी एडजेक्टिव है। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई हुए, पैरागॉन हमारे सामने बच गया है। ठीक है ना जी। सर पैरा का मतलब हमें समझ में आता है बियॉन्ड, परे निकल जाना, है ना। और गोन का मतलब होता है एंगल, साइड, जिसकी कोई साइड नहीं ढूंढ पा रहे हैं हम, जिसका कोई एंगल हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उससे परे निकल जाए। ठीक है ना। तो ज्यादा बेहतरीन आंसर इसके लिए डी बन जाता है। हियर वी कैन चेक द आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है मेरे बच्चों, हमें एंटोनिम बताना है इस वर्ड योक का। योक को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो नाउन की तरीके से अगर हम इसको लेके चले तो ये हल है। आप लोगों ने किसान भाइयों को देखा होगा कि बैल की कमर पर इस तरीके का एक हल बनाकर मतलब लगा दिया जाता है और इस हल से खेती की जाती है। ठीक है ना जी। तो ये योक कहलाता है। इसी को अगर मैं वर्ब की तरह लेकर जाता हूं तो इस वर्ब की तरीके से इसका मतलब किसी के साथ कोई जिम्मेदारी या कोई तरह का बोझ बांध देना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। टू ज्वाइन टुगेदर, इसका मतलब समझ में आ गया। टू ज्वाइन टुगेदर का मतलब होता है किसी चीज को आपस में बांध देना, खास तौर पर किसी बोझ की बात अगर कर दी जाती है, अ काइंड ऑफ बर्डन। अब मेरे भाई इस इमोरल शब्द की अगर हम बात करते हैं, एल इसके साथ कनेक्टेड है तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। ओ यू एस कनेक्टेड है तो ये भी अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग गद्दारी नहीं चल पाएगी। हार्नेस अपने आप में, हार्नेस अपने आप में क्या काम करता है? हार्नेस अपने आप में एक वर्ब का काम करता है। और इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज के साथ कोई चीज अटैच करने का काम करते हैं, जब हम किसी के साथ कोई चीज जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं, उसे हम कहने का काम करते हैं क्या चीज? उसे हम कहने का काम करते हैं क्या चीज? अरे भाई हम उसे हम कहने का काम करते हैं अटैच करना। ठीक है जी। तो ये तो अपने आप में एक वर्ब हो गई। लिबरेट का मतलब, लिबर का मतलब होता है फ्री, और एट से वर्ब बना, यानी कि किसी को मुक्त कर देना, यहां पर किसी को बांधना है। तो भाई बांधने का मतलब ये तो सिनोनिम कैटेगरी में चला गया, एंटोनिम कैटेगरी में आजाद कर देना। यही आंसर हमारे सामने बचता है। करेक्ट हो गया मेरे भाइयों?